दिवाली का दिन था, आई वॉज डूइंग पूजा विद माई मदर, दरवाजा खुला, मेरे सामने सचिन तेंदुलकर और मेरे को पैनिक अटैक हो गया। सचिन सर ने शेक हैंड किया एंड आई वॉज लाइक दिस, मेरा हाथ कांप रहा था खुद ही, बीइंग अ डॉक्टर। एक्यूपंक्चर एक ऐसी साइंस थी जिसपे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट कि ये एक साइंस है जो कर सकती है। सचिन सर ने बोला यार मेरे को ट्रीटमेंट अच्छा लगा, मुझे बेटर है, आप इंडियन टीम ज्वाइन करोगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं वहीं आई स्टार्टेड क्राइंग गाड़ी में ही। युवराज का जब ट्रीटमेंट शुरू किया, जो उसका शोल्डर लिफ्ट भी नहीं कर रहा था, पेन था, वो 10 मिनट में चला गया विद एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट डे बेल बजी घर की, सामने जैसे ही डोर खोला, सानिया मिर्जा और उनके मदर खड़े हुए और नीचे पुलिस और बच्चे शोर मचा हुआ पूरी गली में, पूरी गली लेन ब्लॉक मेरी। सानिया मिर्जा ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया था कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सर्जरी के बाद भी सिर्फ पेन मैनेज होगा, बट आई वॉन्ट बी एबल टू प्ले अगेन। तो जब सानिया को डे 1 निडल किया, आई डिड 60-70 निडल्स ऑन वन स्पॉट, 17 निडल्स। एंड जब हाफ एन आवर हुआ निडल्स को, उसका रिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया जो बिल्कुल ब्लॉक था। तो सानिया जब खेली, नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में सानिया ने इंटरव्यू दिया। ये मेरे को बड़ा अच्छा मीडिया हाइप मिला, एक मिरेकल मैन का नाम मिल गया, निडल मैन, मिरेकल मैन, पेन डॉक्टर, डिस्कवरी चैनल पे उस टाइम में आ गया। बहुत अच्छा मुझे बूम मिला बिकॉज ऑफ सानिया मिर्जा। नेक्स्ट डे प्रेजेंटर का कॉल मुझे आ गया कि यार युवराज सिंह गेव मी योर रेफरेंस, मेरे को शोल्डर इंजरी है, सेम यूवी वाली, आप ठीक कर दो, मैं आ जाऊं दिल्ली। नेक्स्ट डे प्रीति मैम वाज इन दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट। फॉर्चुनेटली वहां पे एक कॉल आया शाहरुख खान सर का, जहाँ लोग बाहर खड़े रहते हैं, मैं मन्नत के अंदर था उनके ट्रीटमेंट के लिए। क्या हो रहा था आपके साथ? कहते हैं ना, अच्छे के बाद बुरा जरूर आता है लाइफ में। मेडिकल काउंसिल मेरे पीछे उस टाइम पड़ गया, उन्होंने मुझ पे ब्लेम कर दिया कि मेरी डिग्री फेक है, मैं एलोपैथिक ड्रग्स लिखता हूँ। इस दौरान मेरे कई एक्सीडेंट्स भी हुए, कराए गए, घर पे भी आग लगा दी गई, कई गुंडे बदमाश भी क्लिनिक आए। मेरा एक बहुत बुरा दौर शुरू हो गया उसके बाद। ऐसे में बहुत ज्यादा लोग टूट जाते हैं। एक बार सुसाइड करने का आया था, मैं छत पे क्लिनिक की चला भी गया था टेरेस पे कि कूद जाता हूँ, बट फिर कहते हैं ना कि आप भगवान पे विश्वास रखें और सच पे। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिले, एक जो उन्होंने रेमेडीज बताई, यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही किया चीजें अपने आप पॉजिटिव स्टार्ट होनी शुरू हो गई। यूनिवर्सिटीज बीच में आ गई, क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी पूरी हुई मेरी, फिर फाइनली मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। उसके बाद अच्छी चीजें हुई, अक्षय कुमार की पूरी फैमिली मेरी पेशेंट रही। फिर फॉर्चुनेटली मुझे दिल्ली पुलिस का कॉल आया, उन्होंने मुझे अपने पैनल पे लिया, मैं दिल्ली पुलिस में ऑफिशियल डॉक्टर हूँ। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए, अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज के इस अडॉल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव समवन, एंड अभी 15-20 मिनट से मैं बातें कर रहा हूँ एंड मैं बस इतना इम्प्रेस हो गया बिकॉज आई फील समवन इज लाइक मी, बट बहुत अलग भी है क्योंकि मेरा कोई वास्ता नहीं है मेडिकल लाइन से और मेरे कुछ समझ नहीं आता। बट जितनी भी अभी मैंने कहानियाँ सीखी है, आई जस्ट श्योर यू कि इस पॉडकास्ट के बाद आपके कहीं भी दर्द हो रहा है, आपको कोई भी ऐसा लगता है कि हमारे को सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर्स ने डरा दिया है, या आपको कोई कह रहा है कि यार ये चीज़ अब कभी ठीक नहीं हो सकती, इस पॉडकास्ट के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या ये ठीक हो सकती है, क्या एक्चुअली आपको सर्जरीज तक जाने की जरूरत है भी, या सिर्फ आपको लूटा जा रहा है, या लाइक सब पता लगने वाला है इस पॉडकास्ट के बाद। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, एंड आई वांट कि आप वही सेम स्टोरी जो आपने मेरे को बताई है एक बार ऑडियंस को बता दीजिए कि ये सब भी मेरे इस डोपामिन हाई लेवल तक आ जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर जतिन चौधरी है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। जी। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब छोटा था मैं, 12-13 साल का। जैसे हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है बच्चा आज की डेट में, उस टाइम मैं भी एक क्रिकेटर बनना चाहता था। पता नहीं क्रिकेटर बनना चाहता था या सचिन तेंदुलकर को छूना चाहता था, हाँ। मिलना चाहता था, वो था। तो उस टाइम पे भी मैं जब छोटा था, मैं क्रिकेट खेलता था और मुझे याद है मैं सचिन तेंदुलकर के लिए बड़ा पूजा पाठ करता था 2-2, 2.5 घंटे। बट खेलते खेलते क्या हुआ, अच्छे मैं लेवल पे खेला भी। मैं, गौतम गंभीर, हम लोग एक बैच के थे, एक ही कोच थे हमारे, संजय बहादुर सर, एलबी शास्त्री क्लब। सो और एक आईजी स्टेडियम में हम प्रैक्टिस करते थे राजू टंडन सर के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरीज ऐसी हो गई मुझे खुद, जिस वजह से मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। तब उस टाइम दिमाग मेरा ये चला, आई वाज एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 8 तो 9, तब ये दिमाग चला कि यार ऐसा क्या कि अगर ये इंजरीज हो जाएं तो ये किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का करियर खत्म कर देती हैं, कोई अच्छा है बुरा है, आप खेल नहीं सकते। सो तब दिमाग में आया कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं लोगों को ठीक कर सकूं, जिनकी इंजरीज मैं बचा सकूं। बट कुछ क्लिक नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या किया जाए। फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, मेरी हाइट अच्छी थी, मैं जिम शुरू किया बॉडी बिल्डिंग के लिए, एक अच्छी टोन बॉडी के लिए। वहां पे एक डॉक्टर आते थे, उनका नाम मुझे नाम ढंग से याद नहीं है, शायद आलोक था। वो उस टाइम चाइना से एक्यूप्रेशर सीख के आए थे। तो वहां मैं देखता था वो बॉडी बिल्डर्स को कुछ पॉइंट दबाते थे और सारे ठीक हो जाते थे और सारा दिन उनके आसपास रहते थे।
मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा, मुझे लगा यार ऐसा कुछ करना चाहिए। तब इंडिया में फिजियोथेरेपी बहुत कॉमन नहीं था, मतलब आज तो फिजियो बहुत ज्यादा कॉमन है, उस टाइम पे शायद ही कोई जानता था कि फिजियोथेरेपी कोई सब्जेक्ट होता है। फिर पढ़ना में शुरू हुआ, मुझे लगा मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, सर्जन बनना चाहिए, जिससे मैं पेशेंट्स को ठीक करूं। फिर एक दिमाग में था कि अगर सर्जरी ही करनी है तो फिर मैं किसी का करियर कैसे सेव करूं। ऐसा नहीं है सर्जन करियर सेव नहीं करते, बट अगर कुछ और वे हो, अगर किसी की सर्जरी आप बचा के, टाइम बचा के आप कर दें, तो वो मुझे लगा कि मुझे वो करना चाहिए। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद फिर मैचेस देखता था, उसमें एक डॉक्टर होते थे, अभी भी हैं, वो काफी सीनियर हैं, डॉक्टर अली ईरानी। तो उनको देख के मैं बड़ा फैसिनेट होता था कि यार ये एक ऐसे हैं जो बिना सर्जरी के, बिना दवाई के पेशेंट्स को ठीक करते हैं। डॉक्टर अली ईरानी अभी भी बॉम्बे में बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, बहुत बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत सीनियर है हमारे। सो उनको देख के मैं बड़ा तब मुझे पता चला कि कोई फिजियोथेरेपी भी कोई सब्जेक्ट होता है कि जिससे लोग ठीक होते हैं। फिर 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई की, फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिला। अभी फिजियोथेरेपी मैं कर ही रहा था, इन बिटवीन माय फादर पास्ड अवे, हार्ट अटैक हुआ उनको एंड ही पास्ड अवे। उसके बाद खैर मेरे फादर देख नहीं पाए जो मैं आज कर रहा हूँ, उस चीज का एक दुख रहेगा। बट उसके बाद फादर की डेथ के बाद क्या हुआ, मुझे 2002 की बात है, मैं पढ़ ही रहा था उस टाइम, बैचलर्स कर रहा था अपना। मुझे खालसा कॉलेज की क्रिकेट टीम, क्योंकि पहले क्रिकेट खेलता था, क्रिकेटर्स कई जानते थे, तो जिनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा लगा कि यार हमारे भी इंजरीज होते हैं, तो देख टीम में आके। तो मुझे खालसा कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया विद देयर हॉकी एंड क्रिकेट टीम। वहाँ पे मैंने ट्रीट करना शुरू किया लोगों को, क्रिकेटर्स को, जानते भी थे, कुछ पुराने कनेक्शंस भी थे क्रिकेटर्स के साथ। फिर एक क्रिकेटर थे वहाँ पे, वरुण, विकेट कीपर थे खालसा कॉलेज के, उन्होंने मुझे कहा यार तू आगे ट्राई कर। तो मैंने कहा आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए। वो मुझे ले गए, वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे उस टाइम, वो मुझे ले गए DDCA, जो अभी अरुण जेटली स्टेडियम है, तब फिर ओशा कोटला नाम था। वो मुझे वहां ले गए, वहां पे उन्होंने एक डॉक्टर है, डॉक्टर एजाज एसाई, उन्होंने मुझे एजाज भाई से वहां पे मिलवाया। एजाज भाई भी एक बहुत बड़ा फिजियो में नाम है, बॉम्बे में है वो भी। उस टाइम वो दिल्ली रणजी के ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो उन्होंने वहां पे मुझे ड्रेसिंग रूम में बुलाया, वहां पे कुछ क्रिकेटर्स लेटे हुए थे जो आज वेल नोन नेम है, लाइक गौतम गंभीर, एक क्रिकेटर होते थे अमित भंडारी। उन्होंने कहा यार इनकी स्ट्रेचिंग कर। जब स्ट्रेचिंग की, थोड़ी एक्सरसाइज कराई, ही लाइक मतलब मेरा वर्क, देन ही सेड यार मुझे कल आके मिल, एजाज सर ने बोला। नेक्स्ट डे जब मैं मिला, उन्होंने मुझे लेके गए, कहते हैं तुझे मैंने मिलवाना है किसी से, मुझे तेरा पसंद आया है, मुझे किसी से मिलवाना है। एंड ही टुक मी टू बिशन सिंह बेदी सर, जो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम के, इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। बिशन सिंह बेदी सर के घर गया, वहाँ पे उनकी मदर इन लॉ काफी बीमार थी। तो एजाज भाई ने कहा यार मैं बॉम्बे निकल रहा हूँ, अब मैं इनको ट्रीट कर रहा था, अब फर्दर ट्रीटमेंट तूने करना है। उनको पैरालिसिस हुआ था आंटी को। देन वी स्टार्टेड विद फिजियोथेरेपी, आंटी का किया, तो बेदी सर मुझे बहुत लाइक करने लग गए। और पूरी फैमिली, अंजू आंटी, उनकी वाइफ, अंगद जो फिल्म स्टार है, बड़े हम लोग क्लोज आ गए। मतलब अंगद की जो सिस्टर है नेहा, हम साथ साथ बड़े हुए बहुत अच्छे से। मतलब उस टाइम अंगद बेदी नहीं था, अंगद भी क्रिकेटर था, तब वो फिल्म एक्टर नहीं था, ना फिल्म लाइन में जाने का उसने सोचा था। सो आंटी को ठीक करते करते बेदी सर के मैं काफी क्लोज आ गया। मतलब बेदी सर मुझे इतना प्यार करते थे एक बच्चे की तरह अपने। उसके बाद 2003 में बेदी सर ने मुझे ऑफर किया कि हमारा जामिया मिलिया में एक कैंप लग रहा है, क्रिकेट कैंप, तो वहाँ पे अंडर 16 जो बच्चे हैं उनको देख, उनके साथ कर, क्योंकि सीनियर्स के लिए एजाज भाई थे। सो मैं वहाँ पे बेदी सर के एकेडमी में लगा। 2003 में मुझे पहला ब्रेक मिला क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन तब लाइफ बहुत टफ हो गई थी क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी थी। मेरा कॉलेज होता था महिपालपुर, एंड एजाज भाई ने मेरे को एक बड़े फेमस डॉक्टर हैं अपोलो के, डॉक्टर यश गुलाटी, उनके क्लिनिक में मुझे लगा दिया था इंटर्नशिप में भी और ट्रेनिंग पे भी। वो हॉस्कास में थे, तो मेरे को कभी गाड़ी कभी बस, ये जो मुद्रिका बस है, मुझे सारे रूट याद हो गए थे। मैं किंग्सवे कैंप से चलता था, पहले 2 लाख वहां उतरता था, वहां से फिर एक 729 बस है वो पकड़ के महिपालपुर जाता था, फिर रात को वहां से हॉस्कास से लास्ट बस चलती थी मुद्रिका, मुझे अभी तक याद है, रात को 12 बजे के करीब, और वो आजादपुर उतारती थी जो मेरे घर से 3 किलोमीटर आगे है। आजादपुर लास्ट टाइम था, वहां से मैं रात को फिर घर पैदल जाता था, रात को 1-1:30 बजे घर पहुंचता था, खाना खाता था, फिर पढ़ता था, फिर सोता था 2-3 घंटे, अगले दिन फिर वही रूटीन। तो इसलिए गाड़ी ले जानी बंद कर दी, क्योंकि कहीं गाड़ी चलाते चलाते नींद ना आ जाए। तो इस दौरान ये भी हुआ कि जितनी बसेस हैं, मुझे सबके ड्राइवर, कंडक्टर सब जानने लग गए, और हर बस वाला ब्लू लाइन, रेड लाइन, व्हाइट लाइन सब जानने लग गए। मुझे एक टाइम पे लगने लग गया था कि अगर कुछ नहीं बना तो मैं शायद बस ड्राइवर या कंडक्टर जरूर बन जाऊं, क्योंकि सारे रूट्स मेरे को पता चल गए थे जी। और वो जानते थे, दे वर वेरी नाइस टू मी, मेरे लिए सीट रोक के रखते थे, उनको ये पता था ये बच्चा आता है, पढ़ता है और
और मेरी कई बसेस ऐसी थी जिसमें मेरे उस टाइम वो ऑडियो कैसेट्स चलते थे, मेरे सॉन्ग्स के जो मुझे सॉन्ग्स पसंद थे वो कैसेट्स ही वहीं पड़े रहते थे कि आएगा अपने सॉन्ग्स खुद लगाएगा। तो दे वर नाइस टू मी बाय गॉड्स ग्रेस, ये मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। तो बिशन सिंह बेदी सर ने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया 2003 में। उसके बाद फिर तब पढ़ ही रहा था मैं, उसके बाद फिर 2004 में अगेन ही कॉल्ड अप बेदी सर कि यार मैं धर्मशाला में क्रिकेट कैंप कर रहा हूँ 2 months का, तब ये धर्मशाला का स्टेडियम बन रहा था, तो तू वहां भी आ जा। वहां गया, बहुत अच्छा लगा, मेरी भी तब इधर कॉलेज की छुट्टियां थी। वहां पे गया, मैं रहा 1-1.5 महीना, बड़े सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किया, अंडर 16, 19, कई ऐसे हैं जो अब इंडियन टीम के बड़े नाम हैं, उस टाइम वो भी खेल रहे थे। सो उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का। फिर 2005 में अगेन मैं बेदी सर के साथ ही जुड़ा रहा और साथ साथ अपनी स्टडी कवर करता रहा, अपना पढ़ता रहा। तब बेदी सर ने मुझे बोला कि यार तू छोटे लेवल का नहीं, तू आगे देख। मेरा एक ड्रीम था कि बस मैं क्रिकेट से जुड़ा रहा हूँ, कैसे भी महीने का जो अच्छी इनकम है वो कर लूँ। साथ में मुझे ये था कि चलो कहीं जॉब कर लूंगा और कुछ पेशेंट्स कर लूंगा, एक अच्छी इनकम आती रहे। कभी इंडियन टीम कुछ ऐसा सोचा नहीं था या कुछ बड़ा, ये सोचा था कि हाँ यार कभी बस सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में रहूंगा तो मिल लूंगा। और बेदी सर के सचिन सर काफी क्लोज थे, तो मुझे था यार कभी ना कभी बेदी सर ही मिलवा देंगे मुझे सचिन सर से, नहीं तो कोई ना कोई एजाज भाई या कोई तो मिलवा देगा, क्योंकि सचिन सर एजाज भाई के पेशेंट थे उस टाइम। तो मुझे था चलो कभी ना कभी सचिन सर से तो मैं मिल लूंगा, एक वो थॉट था दिमाग में, क्लियर दिख रही थी कि हाँ, ये तो पॉसिबल है। बट बेदी सर ने उस टाइम इतना पंप किया, इतना पुश किया कि नहीं यार, आई हैव बीन टू ट्रैवल टू होल वर्ल्ड, मैं सारा पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, तेरे जैसा फिजियो मैंने नहीं देखा, तू और स्टडी कर, तू फिजियो के साथ साथ एक्यूपंक्चर ज्वाइन कर और आयुर्वेदा पढ़, ये सब और जितना तू एक्स्ट्रा पढ़ सकता है पढ़, इससे तेरे को हेल्प मिलेगा। तो फिर मैंने एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, साथ साथ मैंने आयुर्वेदा भी ज्वाइन कर लिया, मैंने बहुत सारे कोर्सेज एक साथ करने शुरू कर दिए। अब करते 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 2006 में मुझे ब्रेक मिला गंगाराम हॉस्पिटल में, डॉक्टर नवीन तलवार के अंडर एक टीम था वहां पे, डॉक्टर पीएस मैनी की अभी लास्ट ईयर ही पास्ड अवे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक ऑफ इंडिया, मैं कहूंगा पूरे दुनिया के, पद्मश्री थे, पद्म भूषण थे डॉक्टर पीएस मैनी, उनके सन इन लॉ हैं डॉक्टर नवीन तलवार। तो उन्होंने मुझे अपने अंडर रखा, वहां सीखने को काफी कुछ मिला। गंगाराम में पेशेंट्स काफी मिले, उन्होंने काफी पेशेंट्स मुझे दिए जिनकी मैं होम विजिट्स करता था घर जाके, क्योंकि जो सर्जरी होती थी वो पेशेंट्स चल नहीं पाते थे, घर जाके करना पड़ता था। तो अर्निंग अच्छी चल रही थी, सब ठीक ठाक चल रहा था, बट एक तमन्ना नहीं पूरी हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर से कब मिलूंगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रही थी इधर से, क्योंकि एक होता ना, आपको किसी ने बूस्ट कर दिया हो कि आप कर सकते हो और आप ना कर पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार बेदी सर मेरे पे इतना एफर्ट कर रहे हो और मैं इतना मेरे लिए सोच रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा उस हिसाब से। तब तक बेदी एकेडमी में छोड़ चुका था, मैं गंगाराम में आ गया था। क्या एज थी आपकी उस टाइम? आई वाज 24-25 years old। ठीक है। सो उस टाइम सब छोड़ के गंगाराम आ गया, गंगाराम में वर्क कर रहा था, साथ साथ काम ठीक चल रहा था, बट एक फ्रस्ट्रेशन सच में बहुत बढ़ गई थी। कई बार ये भी थॉट्स आते थे कि यार अगर अब इंडियन टीम में नहीं आया, सचिन तेंदुलकर से नहीं मिला, इट्स अ पीक, आई विल कमिट सुसाइड। अगर सचिन सर से नहीं मिला, ये एक पागलपंती की हद तक उनसे प्यार था, है और वो रहेगा। मतलब इतना मैं उनको एडमायर करता था और करता हूं अभी भी। फिर फाइनली 2007-8 ऐसे ही चलता रहा, तब तक मेरी मास्टर्स क्लियर हो गई, मैं पीएचडी शुरू कर दी अपनी इन दिस फिजियोथेरेपी। बट उस टाइम क्या हुआ, 2008 में करते करते एक लीग शुरू हुई थी ICL, जो जी मीडिया और कपिल देव सर ने शुरू की थी। वहां पे एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, वो इंजर्ड हो गए, उनका शोल्डर इंजर्ड हुआ। सो अब क्रिकेट कनेक्शन थे मेरे पीछे से, तो उनके एक फ्रेंड थे जो बेदी एकेडमी में मेरे रूममेट होते थे, शशि रंजन। नाउ इज अ कोच, DDCA में कोच हैं और अच्छा कर रहे हैं शशि रंजन भी। उन्होंने मुझे उस क्रिकेटर से मिलवाया, उन क्रिकेटर का शोल्डर इंजर्ड था, ही केम और मुझे बोला यार मुझे सब जगह सर्जरी एडवाइस की, इवन ऑस्ट्रेलिया में भेजने हैं मुझे सर्जरी के लिए और मेरा क्रिकेटिंग करियर खराब हो जाएगा, कैन यू डू समथिंग। मैंने कहा देखो आपको 20-25 दिन बाद ही जाना है ऑस्ट्रेलिया, आई कैन ट्राई। तो फिजियो के साथ एक्यूपंक्चर एक ऐसी साइंस थी जिस पे मेरे को बहुत, आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये एक साइंस है जो कर सकती है। एक्यूपंक्चर में बेसिकली देयर आर पॉइंट्स वेयर वी डू निडल्स, निडल पोक करके किया जाता है। पंचर का मतलब एक्यू मींस पॉइंट, पंचर का मतलब निडल, प्रेशर का मतलब प्रेशर देना। फर्क ये आ जाता है, आप एक पॉइंट पे अगर मैं आपको बोलूं निडल करके हाफ एन आवर बैठना है, आप बैठ सकते हैं। अब ऐसे अगर 10 पॉइंट पे मुझे निडल्स करनी है, मैं 10 पॉइंट पे निडल कर सकता हूँ, लेकिन हर पॉइंट पे 10 पॉइंट पे मैं 5 मिनट प्रेशर नहीं दे सकता, दैट विल टेक 1 hour। पेशेंट भी इरिटेट हो जाएगा, आपके भी हाथ दर्द होने शुरू हो जाएंगे। नाउ देयर आर इक्विपमेंट्स जिससे आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, बट वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना सीड्स वगैरह भी लगाते हैं आई गेस। दैट इज सुसोक थेरेपी, दैट इज वेरी सक्सेसफुल, दैट इज गुड थेरेपी, इवन आई डू।
पार्ट ऑफ एक्यूपंचर, बट थोड़ा डिफरेंस है सुजोक और एक्यूपंचर में, बट काफी सेम है, काफी सिमिलरिटीज है। मैग्नेट्स और ये सब भी सब ओके सब ठीक है सो ये सब एक पार्ट है, एक्यूपंचर सुजोक ये सब मिलती जुलती थेरेपीज हैं, ठीक थोड़ा बहुत डिफरेंस है सब में, थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स और पॉइंट्स का डिफरेंस है, बट इक्वली इफेक्टिव है और एक दूसरे को हेल्प ही करती है। समवन इज डूइंग एक्यूपंचर, उसमें आप सुजोक ऐड कर दें, आपके रिजल्ट्स और बेटर हो जाएंगे। उसमें आप एक्यूप्रेशर ऐड कर दें या वाइस वर्सा, अगर आप सुजोक कर रहे हैं उसमें आप बॉडी एक्यूपंचर, चाइनीज एक्यूपंचर ऐड कर दें, वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग इंडिया में ये कितने हद तक हो रहा है ढंग से? काफी कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, ये साइंस हमें लगता है कि चाइनीज ने डेवलप की या बाहर से आई, ये सबसे पहले डेवलप इंडिया में ही हुई थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मुझे बोलना मतलब अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, उसी से डेवलप हुई। क्योंकि जो हमारे साधु संत थे या आप कहें एक बुद्धिस्ट होते थे हमारे, जो बहुत मेडिटेशन करते थे, उन लोगों ने डेवलप की। बट फिर जब पुराने समय में ये बुद्धिस्ट शिफ्ट हो गए चाइना, वहां पे चाइनीज ने इसको डेवलप किया। लेकिन जो मेन पैदा हुई है ये साइंस, ये आयुर्वेदा का ही पार्ट है, बेस हमारा ही है, आयुर्वेदा का ही पार्ट है, ये सब नेचुरोपैथी का ही पार्ट है। मैं पढ़ रहा था और थोड़ा सा ऐसे बात कर रहा था किसी से, तो वो उन्होंने चाइनीज मेडिसिन बोल के इसको बताया था, मतलब कि चाइनीज मेडिसिन कैसे है, बट ये आप बताइए। सी, जैसा मैंने कहा, चाइना ने इसको डेवलप जरूर किया है, बट ये आयुर्वेद का ही पार्ट था। और अब तो आप आज प्रेजेंट बात करें, 2012-13 के बाद जब से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, मोदी जी आए हैं, आयुष डिपार्टमेंट बन गया, जिसमें मतलब मैं कुछ पॉलिटिकली नहीं बोल रहा, बट एक उनके आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है इसमें, क्योंकि मोदी जी खुद बड़ा योगा करते हैं एंड बहुत प्रमोट करते हैं, सो इन चीजों को बहुत प्रमोट किया गया है। अब तो आयुर्वेदा आप देखें इंडिया में मतलब आप बेस्ट मेडिसिन बन रहे हैं, जो कोविड के टाइम बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं। इंडियन मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, जो हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नंबर 1 कंसिडर किया जा रहा है मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में। सो दिस इज नॉट अ चाइनीज थेरेपी, ये बेबी बॉर्न यही हुआ है इंडिया में ही, आयुर्वेद का पार्ट है, जो सालों में पढ़ने थोड़ा बाहर चला गया था ये, अब वापस आ गया है, अब वापस हम ले आए हैं। राइट। सो जो आपने बताया कि एक्यूप्रेशर है, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसमें, और एफर्ट ज्यादा लग रहा है, एफर्ट ज्यादा लगता है, बट इक्वली इफेक्टिव है जितना एक्यूपंक्चर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक्यूपंक्चर में से अगर आपको हमें 10 पॉइंट स्टिमुलेट करने हैं या 20 करने हैं, एक्यूपंक्चर में आप 20 निडल कर सकते हैं विच आर पेनलेस, लेकिन 20 पॉइंट पे आप 5 मिनट्स ईच पॉइंट प्रेशर नहीं दे सकते, दैट इज 2 मिनट्स भी नहीं दे सकते। अगर आप 20 पॉइंट पे 2 मिनट्स प्रेशर दे रहे हैं, दैट इज गोइंग टू टेक 40 मिनट्स। 40 मिनट में एक थेरेपिस्ट का ही हाथ दर्द हो जाएगा प्रेशर देते देते। वो अपने पॉइंट से बाहर होंगे, तो अपने पॉइंट से बाहर होंगे। ओके, सो इसमें दर्द नहीं होता? लाइक वो मैंने बस वीडियोस देखी और नहीं, दैट इज पेनलेस, दैट इज पेनलेस। आप सोचें हेड पे भी करते हैं, आईज के पास भी करते हैं, हार्ट के पास भी करते हैं, टोटली पेनलेस है। हाँ, एक इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर आपकी निडल डिस्पोजेबल नहीं है या आपने पेशेंट की हाइजीन मेंटेन नहीं की, तो अच्छे से उसको क्लीन करना विद स्पिरिट, एंड निडल आपका डिस्पोजेबल एंड न्यू होना चाहिए हर टाइम, रीयूज नहीं करना। कई डॉक्टर्स हैं जो रीयूज करते हैं, ये बिलीव है कि जितना ब्लंट निडल होगा उतना इफेक्ट आएगा, बेटर आएगा, ये बात ठीक है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी उतने ही हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो आइडली आपको निडल हमेशा न्यू यूज करना चाहिए। ओके, सो अभी हम आते हैं बैक टू स्टोरी की। 2008 में जो प्लेयर थे ICL के, उनका मैंने एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट शुरू किया, 10 डेज किया, अगेन वी गॉट अ न्यू MRI डन, न्यू स्कैन डन, दैट केम आउट टोटली नॉर्मल। और उनको प्रॉब्लम था, शोल्डर इंजरी था, लेब्रम टेयर था। लेब्रम क्या होता है? इट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो उनका सॉकेट था वो फट चुका था, जिसमें सर्जरी ही होती है। वो मेरा पहला केस था जो मैंने विदाउट सर्जरी किया। जब विदाउट सर्जरी किया, अब क्रिकेट में ये बात फेमस हुई कि ऐसा कोई हुआ है, मिरेकल हुआ है कि एक बहुत बड़े प्लेयर की सर्जरी बच गई है। सो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अब ये बात युवराज सिंह जी को पता चली, जो उस टाइम के बहुत पॉपुलर क्रिकेटर थे, तब उन्होंने 6 सिक्सेस किए ही थे, और युवराज सिंह शुरू से ही बड़े फेमस और पॉपुलर थे, आज भी हैं। सो यूवी का एक फ्रेंड के थ्रू मैं यूवी को मिला उनके घर पे। देन यूवी टोल्ड मी, यार मेरे को भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो युवराज का जब ट्रीटमेंट शुरू किया शोल्डर का, उस टाइम जो उसका शोल्डर लिफ्ट भी नहीं कर रहा था, पेन था, वो 10 मिनट में चला गया विद एक्यूपंक्चर। और मुझे तो बिलीव था कि ठीक हो गया है। अब मुझे था युवराज सिंह खुद भी बोले कि ठीक फील कर रहा हूँ, वो मुझे उनसे सुनना था। सो इतने में मेरे ब्रदर का कॉल आया, लाइक एवरीवन, वो भी युवराज सिंह का फैन था। तो उसने कहा, यार तू यूवी के साथ प्लीज मेरी हाई हेलो करा दे। तो मैंने यूवी को अपना फोन दिया, एंड यूवी ने फोन उठाते ही बोला, आपका भाई ने जादू कर दिया। जब यूवी ने ये वर्ड बोले, तब मतलब इट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी। तब पता चला, मतलब तब लगा कि यार कुछ हो गया, बढ़िया काम हो गया।
तो युवराज का जब शोल्डर हुआ उसके बाद उसी दिन युवराज सिंह यूएस निकल रहे थे। ही सेड यार मेरे घुटने में भी इंजरी है, ऐसे ऐसे लिगामेंट है ACL, इट्स अ लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो ऊपर नीचे बोन को कनेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट घुटने का लिगामेंट होता है, कि तू ये ठीक कर देगा विदाउट सर्जरी। तो कॉन्फिडेंस बहुत था एक्यूपंक्चर में, ऑल दो मैंने कोई केस पहले नहीं किया था युवराज सिंह से पहले लिगामेंट का, बट हाँ जब लेब्रम हो सकता था ये भी हो सकता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था मैं कर दूंगा। तो उनको मैंने कोई श्योरिटी गारंटी नहीं दी, बट मैंने कहा पाजी मैं कर दूंगा, 15 दिन ट्राई कर सकते हैं। सो ही सेड नहीं यार आई बिलीव यू, तूने 10 मिनट में कंधा ठीक कर दिया, घुटना भी सर्जरी मैंने करानी है, बट पहले तेरा ट्राई मैं लूंगा एक बार। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ यूएसए से, फिर करते हैं। तो यूवी उस टाइम यूएसए चले गए और बात खत्म हो गई। फिर मैं इधर अपने पेशेंट्स देखने शुरू हो गया। तब तक क्लिनिक ओपन नहीं किया था, आई वाज डूइंग होम विजिट्स, एक छोटा सा बस एक रूम में पेशेंट्स को ट्रीट करता था, बट वो क्लिनिक नहीं था, घर पे ही था, घर पे ही था। सो उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। एक दिन ऑल ऑफ द सडन 10-15 दिन के बाद मुझे युवराज सिंह का यूएस से कॉल आया और उसने मुझे बोला तू सानिया मिर्जा को जानता है? मैं खुश, मैंने कहा सानिया मिर्जा को कौन नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है। सानिया मिर्जा भी उस टाइम बहुत बड़ी प्लेयर थी, अभी भी हैं, अब प्लेयर नहीं है बट बहुत बड़ा नाम है। तो वो कॉल करेंगी तुझे, उसको रिस्ट इंजरी हो गई है सानिया को, तू बॉम्बे जाके देख ले। अभी युवराज का फोन रखा ही था, कॉल आया सानिया मिर्जा, मतलब अननोन नंबर से कॉल आया एक, तब फोन पे लिखा हुआ आता था अननोन नंबर, प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता था। तो एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया, फोन उठाया, सानिया मिर्जा से बात हुई, सानिया मिर्जा ही थी। तो शी सेड कि ऐसे ऐसे मुझे इंजरी है, बॉम्बे आ सकता है, आई विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उसने कहा कल ही आ जा। सो आई वाज हैप्पी, मैं सब पेशेंट्स को मना किया और खुशी खुशी बताया कि मैं सानिया मिर्जा के पास जा रहा हूँ ट्रीट करने, आपको मैं 2-3 दिन बाद मिलता हूँ। वो भी हाँ जाओ जाओ, सब खुश थे, पेशेंट भी सपोर्टिव थे, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यार आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हम दर्द में हैं, 2 दिन मतलब देवर, हाँ उनको लगा यार इसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सो उन्होंने बोला नहीं आप सानिया मिर्जा को करो। पेशेंट्स ने भी सपोर्ट किया, उस टाइम 8-10 पेशेंट देखता था, बट उन्होंने सपोर्ट किया कि फैमिली जैसा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि यार तू जा सानिया को देख, हमारे लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि हमारा डॉक्टर भी सानिया मिर्जा का डॉक्टर है। तो मैं गया नेक्स्ट डे बॉम्बे, सानिया मिर्जा ने मेरा फ्लाइट होटल सब बुक करा के रखा। फिर मेरे को ताज बुलाया, वहां मैं मिला सानिया मिर्जा से एंड आई सेड चेक वेक किया और मैंने कहा मैं ठीक कर दूंगा। वो खुश होने की जगह गुस्सा हो गई। शी कॉल्ड यूवी कि यार ये तेरा डॉक्टर क्या है, यंग्स है और पूरी दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स बोल रहे हैं सर्जरी के बाद भी मैं खेल नहीं सकती, क्योंकि सानिया को उस टाइम वो हाल था पानी का गिलास भी नहीं लिफ्ट कर सकती थी और करियर एंड था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था वर्ल्ड वाइड कि अब सर्जरी के बाद, अगर आप ये चेक करेंगे, सानिया मिर्जा ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया था, काफी मीडिया उसमें हाउसेस में इंटरव्यू दिया था कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि सर्जरी के बाद भी सिर्फ पेन मैनेज होगा, बट आई वॉन्ट बी एबल टू प्ले अगेन। सो सानिया का इतना बुरा हाल था। तो यूवी को फोन किया कि यार ये क्या बोल रहा है तेरा फिजियो, तेरा डॉक्टर। खैर बात हुई, मैं खुश, फोटो वोटो खिंचाई सानिया मिर्जा के साथ, मैं दिल्ली वापस आ गया। 10 दिन के बाद सानिया ने फिर मुझे दोबारा बुलाया बॉम्बे। सो मैंने कहा चलो आते हैं। मेरे को भी शौक था कि शायद कन्विंस कर पाऊँ, शायद सानिया मिर्जा ट्रीटमेंट करा ले। मैं फिर बॉम्बे चला गया। शी अरेंज्ड एवरीथिंग कि यार मैं तेरा रहना खाना करूंगी, एक बार मुझे पता है क्या। मैं फिर गया बड़ा कॉन्फिडेंटली, फिर बोल दिया कि मैं ठीक कर दूंगा। उसको फिर गुस्सा आ गया, पर लास्ट टाइम से कम था। तो उसके बाद तब तक यूवी भी बॉम्बे आ चुका था। तो युवराज को मैंने कॉल किया, मैंने कहा पाजी कहता मैं दिल्ली बॉम्बे में ही हूँ, तू आ मेरे को मिल, घर आ। तो मैं बॉम्बे वाले यूवी के घर गया, वहाँ यूवी के मदर से मिला, शबनम आंटी से। तो बड़े अच्छे से वहाँ टी कॉफी लिया। मैंने कहा पाजी ऐसे ऐसे, कहते हैं देख पेशेंट है सानिया मिर्जा तेरी, मिल चुका है, अब वो उस पर छोड़ दे, पीछे मत पड़, बाकी तेरी किस्मत। मेरा काम था मिलवाना, मेरा कॉन्फिडेंस तेरे पूरा है। अब तू एक काम कर, मेरा घुटना खराब है, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मेरे साथ चंडीगढ़ चल, मुझे ठीक कर। ठीक है सानिया से अब मैं बात करूंगा, उसको ठीक लगा होगा करा लेगी, नहीं तो सर्जरी कराने दे। फिर नेक्स्ट डे मैं युवराज के साथ चंडीगढ़ आ गया एंड युवराज का मैंने घुटने का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। वहां पे मुझे पिताजी से मिला मैं, योगराज सर से। यूवी का ट्रीटमेंट भी साथ साथ चल रहा था। अभी ट्रीटमेंट को 10 दिन हुए थे, मैंने यूवी को 20 दिन कमिट किया था। तो यूवी कहता है यार अब दिल्ली चलते हैं, मैं गुड़गांव में हूँ तो दिल्ली में, अब वहीं ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ चंडीगढ़ से अब निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी काफी दिन हो गए थे घर से अलग, पहली बार रहा इतना लंबा घर से अलग। तो मैंने कहा चलो मैं भी अब घर चलता हूँ। एंड फिर हम दिल्ली आ गए, यूवी अपना गुड़गांव आ गया, मैं दिल्ली में आ गया वापस। तो नेक्स्ट डे मैं युवराज के घर गुड़गांव ट्रीट करने के लिए गया। ही वॉज टॉकिंग टू सानिया कि चल सर्जरी करा ले। मैंने पीछे से बोल दिया, मैंने कहा यार सानिया को बोल सर्जरी मत कराए। तो यूवी ने उसको बड़ा सीरियसली फिर कन्विंस किया कि जतिन इज सेइंग, मेरे नी में भी बाकी काफी फर्क है, अगर तेरे को जतिन पे बिलीव नहीं है तो मेरे पे बिलीव कर। मेरा कंधा अगर 10 मिनट में ठीक हो सकता है, घुटने का भी रिपोर्ट नहीं आया, बट फिजिकली आई एम फीलिंग बेटर। और तेरे केस में तुझे फिजिकली ही देखना है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो तू खेल ही नहीं सकती है। सो यूवी ने उसको कन्विंस किया एंड
ट्रीटमेंट करके मैं घर आ गया। नेक्स्ट डे तब घर पे ही क्लिनिक था मेरा, मैंने बताया जैसे रूम में ही लोगों को ट्रीट करता था। नेक्स्ट डे बेल बजी घर की, सामने जैसे ही डोर खोला सानिया मिर्जा और उनके मदर खड़े हुए और नीचे पुलिस और बच्चे शोर मचा हुआ पूरी गली में, पूरी गली लेन ब्लॉक मेरी। सानिया मिर्जा घर के बाहर। और मैं भी कंफ्यूज उस टाइम, सो के उठा था एकदम, जैसे तैसे उनको चलो अंदर लाया, वेलकम किया, जो भी टी कॉफी था वो शुरू किया, चेंज चूंज किया फटाफट मैंने। उसके बाद सानिया ने कहा यार ये अब दर्द है, 5 दिन मैं यहाँ हूँ, तू क्या कर सकता है। मैंने कहा मैम आप 5 दिन हो। तब सानिया मिर्जा को मैं सानिया नहीं बोलता था, मैम ही बोलता था। फिर वो जैसे ऐसे धीरे धीरे दोस्ती हुई तो सानिया मैम ये सब हो गया। उसके बाद सानिया ने मुझे बोला देख 5 दिन हो, तो मैंने उनको ये बोला 6 डे आप यहीं से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो सर्जरी के लिए, 5 दिन आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग, आप ट्राई कर लो, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, दैट्स माय श्योरिटी। आप सिर्फ आपको निडल का जैसा मैंने कहा पेन नहीं होता एक्यूपंक्चर में, बट उनको मैंने ये बोला कि आपको एक्यूपंक्चर का पेन एक और टाइम यहाँ देना पड़ेगा, ये पेन टाइम देने का पेन आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो उसने कहा अभी मैं फ्री हूँ 5 दिन, मैं अपनी आंटी के घर रुकी हूँ, प्रगति मैदान के पास कहीं थी, कि मैं यहीं रुकी हूँ तो तू ट्राई कर ले 5 दिन, कोई हार्म नहीं है, नहीं तो सर्जरी तो है लास्ट रिजॉर्ट। और मेरे को इतना पैशन हो गया था, मुझे पता था कि अगर इसको ठीक कर दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस तो लग जाएगा, एक्यूपंक्चर को एक बूम मिल जाएगा और एक खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो मान नहीं रहा उनको करने में और ज्यादा वो होता है, और ज्यादा होता है। और एक अपने आप से चैलेंज हो गया था कि अब मैं कोई भी इंजरी ट्रीट कर सकता हूँ एक्यूपंक्चर से, क्योंकि तब तक रिसर्च इतनी कर चुका था, पढ़ चुका था और पीएचडी उस टाइम कर ही रहा था। तो जब सानिया को डे 1 निडल किया, आई डिड 60-70 निडल्स ऑन वन स्पॉट, 70 निडल्स, पेनफुल। अब सानिया को पेन आ रहा, उसने कुछ मुझे ऐसा रिएक्शन दिया नहीं, शी वाज ऑन फोन, उसने आराम से करा लिया। एंड जब हाफ एन आवर हुआ निडल्स को, उसका रिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया जो बिल्कुल ब्लॉक था। सो सानिया को भी कॉन्फिडेंस आया, मुझे और कॉन्फिडेंस आया। अब मुझे था कि यार 5 सेशन ना करके मैं किसी तरह 10 कर सकूं, तो मैं सानिया को सुबह शाम करना शुरू कर दिया। ठीक है, सुबह शाम सानिया मिर्जा और फ्रैंकली मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब सानिया मिर्जा जैसा कोई स्टार या युवराज सिंह जैसा उस टाइम कोई घर आता था, बड़ा अच्छा लगता था। एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग, लोगों का नीचे इकट्ठा होना, पुलिस का आना, वो मेरे लिए एक न्यू फीलिंग थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उस लालच में भी बुला लेता था, पर वो लालच 10% था, 90% ट्रीटमेंट रिलेटेड था। अच्छा, एक फिर फ्रेंडली भी हो गए थे कि अब घर आ रहे हैं, मेरे मदर भी होते थे, सानिया के भी मेरे घर में, आई वाज नॉट मैरिड दैट टाइम, पर भैया भाभी, मेरे ब्रदर, एल्डर ब्रदर और मेरे भाभी होते थे, तो सब मिलते थे, अच्छा लगता था, बातें होती थी, एक क्लोजनेस बढ़ रही थी, क्लोजनेस इन पॉजिटिव सेंस की, घर में भी घर वाली बात हो रही थी, हाँ घर में भी रेपुटेशन हाई हो रही थी कि कुछ कर रहा है क्रिकेट से निकल के, राइट। सो सेकंड डे निडल किया, सानिया मिर्जा के पुशअप्स शुरू हो गए, पुशअप्स हमने शुरू करा दिए। थर्ड डे सानिया खेल रही थी टेनिस, अगेन उसने स्टार्ट कर दिया। 5th डे वी गॉट अ न्यू MRI डन, एक डॉक्टर्स की टीम बैठी, कहाँ बैठी मुझे आज तक नहीं पता, जो सानिया को उस टाइम देख रहे थे, दे ऑल वर शॉक कि बीमारी कहाँ गई। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बीमारी जब ठीक हुई, मुझे बीमारी उसके बाद पता चली कि सानिया मिर्जा को बीमारी क्या थी। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मुझे पता था रिस्ट है, कैंसर टीबी नहीं है, अंदर लिगामेंट है, हड्डी है, मैं ठीक कर दूंगा विद एक्यूपंक्चर। बाद में मुझे पता चला देयर वर मल्टीपल सिस्ट। जब रिपोर्ट नॉर्मल आया, मेरे को स्वेयर, मेरे को तो उन्होंने बताया नहीं था आपको? मैंने कभी पूछा भी नहीं ना, उन्होंने बताया। मुझे बस एक चीज दिखती थी अर्जुन की आंख की, अर्जुन को जैसे मछली की आंख की, रिस्ट में एक्यूपंक्चर से मूव करके ताकत ले आऊंगा, पेन फ्री कर दूंगा। हाँ टीबी कैंसर नहीं है, दिस आई वाज श्योर कि यार वो हो तो मेरा काम नहीं है, वो फिर आपको सर्जरी करानी है, जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट बोले अगर किसी पेशेंट को ऐसा होता है, बट आई वाज कॉन्फिडेंट, इतना मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम हाई था। सो सानिया जब खेली, नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में सानिया ने इंटरव्यू दिया ये, एंड मेरे को बड़ा अच्छा मीडिया हाइप मिला, एक मिरेकल मैन का नाम मिल गया, निडल मैन, मिरेकल मैन, पेन डॉक्टर, सारे आर्टिकल्स आए वर्ल्ड वाइड, जहां जहां टेनिस है, नॉट इन इंडिया, जहां जहां वर्ल्ड में टेनिस है, US, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, हर जगह मेरे आर्टिकल्स चले, डिस्कवरी चैनल पे उस टाइम में आ गया, बहुत अच्छा मुझे बूम मिला बिकॉज ऑफ सानिया मिर्जा। अब साथ साथ सानिया का तो चल रहा था, तब मुझे याद है युवराज किया था एक दिन के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलोर, ही स्पेशली कॉल्ड अप युवराज सिंह कि अब तू स्टार बन गया, अब ध्यान से रही हो, तमन्ना पूरी हो गई तेरी, मीडिया में आ गया, पर लालच कम नहीं होता। फिर मैंने युवराज को उसी टाइम बोला, मैं कहा पाजी थैंक यू इसके लिए, अब सचिन सर से एक बार मिलवा दो, आप मिल गए, सानिया मिल गई, बहुत अच्छी बात है, करियर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ना कहीं कुछ एक फील वो नहीं आ रही कि मिसिंग है, कि अपना एक भगवान है जिसके दर्शन मैं नहीं कर पा रहा, आप जैसे देवता तो मिल रहे हैं, लेकिन वो भगवान को अभी भी नहीं मिल पा रहा, मैं रास्ता नहीं मिल रहा। तो उसने कहा लगा रहा है, एक दिन आएगा वो भी तेरा, अगर तू यहाँ तक पहुंच गया, आई ट्राई कि मैं आगे तेरे को रेफर करूं। मैं पाजी आप ऑलरेडी बड़ा कर रहे हो। युवराज सिंह मेरे लिए कहते हैं ना एक एल्डर ब्रदर की तरह रहा, जो मुझे हर जगह पुश करता रहा, बहुत पुश किया यूवी ने मुझे। उसके बाद फिर मुझे ब्रेक मिला, हाँ उसके बाद काम करता जा रहा था, अच्छा मीडिया हो गया, फिर मैंने क्लिनिक भी ओपन कर लिया, क्लिनिक में डेली 100-150 लोगों का फुटफॉल भी हो गया,
अब उसमें पॉलिटिशियंस भी आना शुरू हो गए, कई फिल्म स्टार्स भी आना शुरू हो गए, टेनिस प्लेयर्स जो उस टाइम यंगस्टर्स से आज के बड़े नाम है वो भी आना शुरू हो गए, क्रिकेटर्स भी। तब मुझे फॉर्चुनेटली मौका मिला हरभजन सिंह, जाहिर खान, आशीष नेहरा, इनको भी ट्रीट करने का। सो ये बिल्ड होता जा रहा था, क्योंकि युवराज दिल्ली आता था, कभी मेरे को आशीष नेहरा के घर बुला रहा है, कभी किसी के घर बुला रहा है, कभी अपने घर, कभी मेरे घर आ रहा है, कभी क्लिनिक आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे सारा दिन हम घूमते ही रहते थे, रिवॉल्व करते रहते थे इधर उधर। तो क्रिकेटर्स मिलते जा रहे थे सब ऐसे ही। एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तब आशीष नेहरा रहते थे कैंट एरिया में। यूवी ने मुझे कॉल किया कि दिल्ली कैंट आ जा, मैं आशीष नेहरा के घर हूँ। वहां गया, जाहिर खान भी थे। तो अब आशीष नेहरा को जब ट्रीट किया, जाहिर खान ने भी अपना बताया, उनको भी ट्रीट किया, यूवी को तो कर ही रहा था। तो ऐसे मिलता जा रहा था मैं लोगों से। फिर भी तमन्ना पूरी नहीं हो रही थी, लालच फिर वही एक सचिन तेंदुलकर पे अटका पड़ा था कि सचिन सर से मिलना है एक बार, वो एक ड्रीम था। और एक शाहरुख खान से मिलने का बड़ा ड्रीम था। बट सचिन सर का तो एक पागलपंती की हद थी। दोनों से मिल गया? हाँ, दोनों से मिल गया फॉर्चुनेटली, दोनों को ट्रीट भी किया। वाह। और एक तो गॉडफादर ही रहे। अभी वही स्टोरी आपको आगे कंटिन्यू करके बता रहा हूँ। 2008 को पता नहीं क्यों कितनी खुशी हो जा रही है। 2008 में फिर क्या हुआ, यूवी का मुझे याद है, दिवाली का दिन था। आई वॉज डूइंग पूजा विद माई मदर। एकदम फोन आया, मुझे आया कि तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है। मैं कहा पाजी कैसी बातें कर रहे हो? क्या था, तेरा गुरु तेरा भगवान तेरे को फोन करने वाला है। मैं कहा मेरी लेग पुल करने को मैं ही मिला था। कहता तू पागल है, मैच नहीं, उसके ये वर्ड्स थे, तू पागल है, तू मैचेस फॉलो करता है ना, क्रिकेट देखता है? मैंने कहा। कहता है दिल्ली में मैच है, सचिन को प्रॉब्लम हो गया, ही इज गोइंग टू कॉल यू। मैंने कहा यार लेग पुल कर रहा है यूवी, और करते थे एक दूसरे की, मस्ती मजाक चलता था। तो मैंने कहा ऐसी लेग पुल कर रहा है, कुछ नहीं होना, सचिन तेंदुलकर मुझे क्यों कॉल करेगा, मेरी ऐसी क्या औकात, मेरी ऐसी क्या हैसियत, मैं क्या हूँ। सो अभी फोन रखा ही था, और कहते हैं ना भगवान पे बिलीव रखो। गणेश जी की पूजा कर रहा था, और गणेश जी से मन मन में प्रार्थना कर रहा था कि भगवान सच में आ जाए, बस अब आ जाए, अपनी कंट्रोल हो रहा। अभी पूजा करके हटा ही था, आरती करके जय गणेश हमारी हिंदुओं की आरती है, वो रखा ही था मैंने आरती नीचे करके जोत। सच में प्राइवेट नंबर से एक कॉल आया, एंड एक अच्छी सी आवाज आई, हाय आई एम सचिन तेंदुलकर, जैसे सचिन सर की आवाज है। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बोला यार तू आ सकता है, मैं ताज में रुका हूँ, अभी आ सकता है? आई नो दिवाली है, घर में तू भी मना रहा होगा। मैं कहा सर भगवान तो आप हो, दिवाली तो आपके साथ मनानी चाहिए। तो उस टाइम मेरी कार नहीं थी मेरे पास, खराब थी। अब एक पेशेंट और बैठा हुआ था जिसको मैं ट्रीट कर रहा था। आई आस्क्ड, मैंने कहा कार है आपके पास? कहता है यंग आए, मेरे से 2-3 साल छोटा था उस टाइम। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा गाड़ी है, मुझे जरा ताज होटल तक लेके चल। आई वॉज एक्साइटेड, मेरे से कैब वैब कुछ करने की, बुक करने की, ऑटो, कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। पहले ही सर नहीं भैया पूजा है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर है। ही कॉल्ड हिज डैड कि यार पापा मैं जा रहा हूँ, पूजा आप कर लेना। तो वो मुझे लेके गया ताज होटल। वहां पे फिर यूवी का मुझे दोबारा फोन आया कि तू सचिन के रूम में डायरेक्ट मत जाना। मैंने भज्जी को बोल दिया, पहले तू भज्जी को मिल, हरभजन सिंह को, he'll take you to सचिन सर's रूम। मैंने कहा ठीक है। मैं हरभजन सर को मिला, हरभजन सिंह को। उसने कहा चल लेके चलूं, तेरे भगवान से तुझे मिलवाऊं। जैसे ही सर बेल किया रूम का, दरवाजा खुला, मेरे सामने सचिन तेंदुलकर, और मेरे को पैनिक अटैक हो गया देखते ही। आई स्टार्ट शिवरिंग, मेरे को एंजाइटी अटैक हो गया बहुत बुरी तरह। सचिन सर ने शेक हैंड किया, एंड आई वाज लाइक दिस, मेरा हाथ कांप रहा था खुद ही, बीइंग अ डॉक्टर। बट वो एक फीलिंग थी जो शायद मैं 10-11 साल का था तब से थी, और हद से ज्यादा पैशनेट था मैं। मतलब मेरी मदर मुझे बोलती थी 2-2 ढाई घंटे सचिन सर के लिए पूजा करता है, अपने लिए कर ले। एंड उनके लिए मैं नंगे पैर मंदिर जाना, एक लेग पे खड़े होकर पूजा करना, मैंने बहुत किया। वो बंदा मेरे सामने था, मेरा भगवान। सो सचिन सर ने जैसे हाई किया, पैनिक अटैक आ गया, तो उन्होंने मेरे से कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं की। उन्होंने मुझे आराम से ऐसी सोफे पे बिठाया, अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाई, और मुझे ऐसे लग रहा था मेरे भगवान का प्रसाद है मेरे लिए। कॉफी पिया, उसके बाद फिर सचिन सर की प्रॉब्लम सुनी, एक्यूपंक्चर फिर किया मैंने। एक्यूपंक्चर किया, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को वेलकम किया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराया। रूम में फिर जाहिर खान भी थे, सचिन सर थे, हरभजन सिंह थे, सब थे। तो बड़ा मस्ती मजाक चलता रहा, ट्रीटमेंट हुआ। फिर दिवाली थी, एक दूसरे को दिवाली विश किया। नीचे लोग मिलने के लिए खड़े थे सचिन सर से, नीचे गए सचिन सर मिलने, और मुझे अच्छे से 3 पासेस दिए, मुझे आज तक याद है कि कल मैच है, मेरी बैटिंग है, तू देखने आई हो अगर मैं खेला तो। सो नहीं तो नहीं भी खेलूं तो मैच देखने जरूर आई हो। मेरी छुट्टी थी, नेक्स्ट डे विश्वकर्मा डे था। सो नेक्स्ट डे मैं मैच देखने गया फिरोजशाह कोटला, एंड सचिन सर वॉज प्लेइंग। तो देख के अच्छा लगा, पहली बार एक तो सचिन सर को लाइव देखना ग्राउंड में। उससे पहले मैंने कभी क्रिकेट मैच लाइव नहीं देखा था, मतलब सचिन सर को लाइव देखा था, बट अपने मैचेस ही देखे थे, रणजी ट्रॉफी वगैरह के। सचिन सर को लाइव मैच देखना उस टाइम मतलब एक अलग ही फील थी। अभी मैच खत्म हुआ, मैं घर पहुंचा रात को, एंड आई वॉज हैप्पी कि सचिन सर से मिल लिया, वहां तमन्नाएं पूरी हो गई थी 99%। अगेन ही कॉल्ड,
और मेरे को ये दिमाग में चल रहा था पता नहीं शायद कभी मिलूं ना मिलूं, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था, वो प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता था। आई वाज नॉट हैविंग हिज पर्सनल नंबर कि मैं पूछूं आप कैसे हो कुछ हो। अब मुझे तो कॉल आ जाएगा नहीं आएगा तो ठीक है। आई वाज हैप्पी कि सचिन सर के साथ मेरी फोटो हो गई, मैं मिलने आया, मैंने कभी सुई की और मेरी फोटो हो गई और मैं खुश था। अभी घर पहुंचा ही था, गाड़ी में बैठा था अपने कजन्स के साथ, फिर प्राइवेट नंबर आया। अब मुझे लगा या सानिया का या सचिन का किसी एक का तो आई वाज हैप्पी कि दोनों में से कोई भी हो, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज ही होगी। क्योंकि तब युवराज, सानिया और युवराज सॉरी बहुत आगे रेकमेंड कर रहे थे मुझे लोगों को, तो मुझे लगा सानिया भी है कोई, फिर कोई बड़ा प्लेयर या कुछ होगा सानिया मिर्जा का। बट जैसे ही फिर उठाया, सचिन तेंदुलकर का कॉल था। सचिन सर ने बोला यार मेरे को ट्रीटमेंट अच्छा लगा, मुझे बेटर है, आप इंडियन टीम ज्वाइन करोगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं वहीं आई स्टार्टेड क्राइंग गाड़ी में ही। ही सेड क्या हो गया? मैंने कहा सर इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू, आपके साथ काम करना, अपने देश के लिए काम करना, इंडिया के लिए काम करना, इंडियन टीम के लिए काम करना, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। उसने कहा ऐसा कर, अपना बैग पैक कर, पहुंच जा ताज होटल। एंड नेक्स्ट डे आई वाज विद इंडियन टीम। इंडियन ऑस्ट्रेलियन सीरीज थी जिसमें मैंने टीम के साथ काम किया। जो अनिल कुंबले जी का रिटायरमेंट मैच था वो मेरा फर्स्ट मैच था एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट विद इंडियन टीम। तो फॉर्चुनेटली वहां फिर मुझे कैप्टन थे MS धोनी, मेरे को सबसे मिलने का मौका मिला। टेस्ट मैच था तो तब यूवी टीम में नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, बट बाकी सब क्रिकेटर्स से मेरे को फिर मिलने को मिला, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, और सबको ट्रीट भी किया क्योंकि टीम में था। सचिन सर को ट्रीट कर रहा था तो सबने ट्रीटमेंट भी कराया, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, MS धोनी हिमसेल्फ, हरभजन सिंह, जो भी उस टाइम टीम के पार्ट थे, मुनाफ पटेल। फॉर्चुनेटली एक और मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे, मेरे को उनसे भी वहां मिलने का मौका मिला। वो टीम कोच थे गैरी क्रिस्टन, साउथ अफ्रीका के थे। तो गैरी क्रिस्टन सर को मैं मिला उस टाइम। बस ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद फिर लालच फिर बढ़ता है और बड़ा। अब मैं जैसी यूवी का फिर मुझे कांग्रेट्स के लिए फोन आया, चलता रहा, ये सपना ही पूरा हो गया। तो मैंने कहा पाजी अब एक IPL करा दो। कहता तू आगे तो नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा इतना किया आपने मेरे लिए, प्लीज IPL भी करा दो। तो कहता चल मैं ना एक काम करूंगा, प्रीति जिंटा से मेरी अच्छी है, मैं प्रीति को बोलूंगा तुझे टीम में रख ले, बट ऑफिशियली नहीं होगा तेरा रहने खाने का, फ्लाइट्स का सारा मैं अरेंज कर दूंगा मेरी तरफ से। तो यूवी मेरा एक बहुत सपोर्ट रहा, लाइक एन एल्डर ब्रदर। और सानिया मिर्जा का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। होता है ना आपको अर्ली एज में कोई लोग मिल जाते हैं जो आपको खींच लेते हैं। मेरे साथ युवराज सिंह, सचिन सर एंड सानिया मिर्जा, ये तीन आप कहें ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे लिए ये रहे मेरी लाइफ के, मेरे गॉड। राइट। उसके लिए बाद सचिन सर ने इंडियन टीम में ब्रेक दिलवाया। फिर एक और ऐसी मेरे लिए लेडी लक आया जिसने बहुत कुछ मेरे लिए किया, प्रीति जिंटा। अभी यूवी से बात ही कर रहा था, नेक्स्ट ही प्रीति जिंटा का कॉल मुझे आ गया कि यार युवराज सिंह गेम में रेफरेंस में कोई शोल्डर इंजरी है, सेम यूवी वाली, आप ठीक कर दो, मैं आ जाऊं दिल्ली। नेक्स्ट डे प्रीति मैम वाज इन दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट। एंड ये मेरा पहला ब्रेक था किसी फिल्म स्टार को देखना। एंड दैट टाइम प्रीति जिंटा वाज वेरी पॉपुलर, अभी भी पॉपुलर है, बट तब एक्ट्रेस थी। तो एक एक्ट्रेस के पास ट्रीट करना वो एक अलग फील थी। और दुनिया की कहूँ आप, एक सबसे अच्छी खूबसूरत लड़की को ट्रीट करना उस टाइम। तो प्रीति जिंटा घर आई, प्रीति जिंटा तब घर नहीं सॉरी क्लिनिक आई, प्रीति जिंटा को ट्रीट किया, उनका भी शोल्डर ट्रीट हुआ अच्छा। तो प्रीति मैम ने खुद मुझे IPL के लिए ऑफर कर दिया जो साउथ अफ्रीका में था। सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। पता नहीं सडनली क्या हुआ उस टाइम, आई वाज सो बिजी उस टाइम, इतने पेशेंट्स के साथ हो गया था, मीडिया हाइप मिल रही थी, इधर क्रिकेटर्स को ट्रीट कर रहा था। मैंने IPL के लिए प्रीति मैम को उस टाइम मना कर दिया, बट शी वाज सो स्वीट। उसने मुझे, प्रीति मैम ने बोला तू प्लीज आ। एंड फ्रैंकली उस टाइम मुझे फोबिया था, प्लेन फोबिया था ट्रैवल करने का, मेरे को घबराहट शुरू हो जाती थी। तो मैंने कहा मैम साउथ अफ्रीका बहुत लंबी फ्लाइट है, 10 घंटे मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। और मेरे को वही डर था एक सबसे ज्यादा। बट शी वाज सो स्वीट टू मी। उसने कहा तू आएगा, तूने अपने कोई फ्रेंड्स लाने लिया जो तुझे सपोर्ट करें। तो आप बिलीव करें उसी दौरान क्या हुआ, सारी टीम चली गई, मैं रह गया। क्यों रह गया? एक प्लेयर है इंडियन टीम के, बहुत बड़े बॉलर रहे हैं, श्रीशांत, उनके बैक में फ्रैक्चर हो गया और पेन शुरू हो गया काफी ज्यादा। और डॉक्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया में बोला 6 मंथ्स आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब प्रॉब्लम हो गई। देन प्रीति जिंटा कॉल्ड अप वहां से कि तू रुक इंडिया, या श्रीशांत को ठीक कर सकता है जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम का, किंग्स 11 का। मैंने कहा मैम आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं करता हूँ। तो 4 दिन में आप बिलीव नहीं करेंगे, विद एक्यूपंक्चर, ESPN तब चैनल था, उन्होंने कैमरास लगा लिए, ये न्यूज ऑनलाइन भी अभी है, ESPN पे भी बड़ा ये हुआ था पूरा शूट। पहला डॉक्टर था ESPN स्टार स्पोर्ट्स में रहा मैं, ये भी एक मेरे लिए ब्लेसिंग रही थी इनके साथ, क्रिकेटर्स के साथ।
बहुत सारे शूट्स किए इनके साथ। सो ESPN में पूरा उन्होंने शूट किया। श्रीशांत का हमने 4 दिन एक्यूपंक्चर किया। 5th डे वी गॉट MRI डन, इट केम आउट एब्सोल्युटली नॉर्मल विद एक्यूपंक्चर। ये मैं नहीं कह रहा मैंने नहीं किया, ये एक्यूपंक्चर साइंस में, ऑल्टरनेट साइंस में, फिजियोथेरेपी में, प्रेशर में, जो आपने मुझसे पूछा, ये इतनी पावरफुल साइंसेस हैं, अगर आप इनको अच्छे से स्टडी करके करते हैं, मिरेकलस रिजल्ट्स हैं, बिलीव मी। सो उसके बाद श्रीशांत ठीक हुआ, वहां जाके उसको रिहैब कराया साउथ अफ्रीका में। रिहैब मैंने नहीं कराया था, टीम के साथ जो ट्रेनर थे उन्होंने कराया, एंड ही प्लेड ऑल द मैचेस जो बात के थे, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो वो मेरा पहला IPL हुआ। IPL से जैसे ही इंडिया वापस आया तो मेरे साथ कुछ और अच्छी चीजें हुई। गवर्नमेंट ने मुझे मुझे पुलिस सिक्योरिटी मिल गई, और मेरी गाड़ी पे रेड लाइट लग गई। हाँ। कैसे हुआ मुझे आज तक समझ नहीं आया। आई वॉज हैविंग दैट टाइम SX4, एक मेरी ड्रीम कार थी शायद उस टाइम, मारुति की। हाँ। मैंने बोली, और इतनी लकी गाड़ी थी, आते ही उस पर रेड लाइट, मेरे पास 2 पुलिस ऑफिसर्स रहते थे। हाँ। सो मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो गया, और फोन कॉल्स इतने आने शुरू हो गए। एक ही, आप बिलीव करें, एक ही दिन में 500-600 कॉल्स मुझे आने स्टार्ट हो गए फॉर अपॉइंटमेंट, जो कि हैंडल करना भी टफ हो रहा था। कई मिस हुए, कई अपॉइंटमेंट दिए, और तब तक इतना वेल मैनेज नहीं था, क्योंकि तब ट्रैवल कर रहा था, मैनेजमेंट में फ्रेंड्स ही हेल्प कर रहे थे, तो कुछ ऐसा नहीं था कि एक रिसेप्शनिस्ट अलग होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए ना, टाइम इसको स्ट्रक्चर मेरे लिए भी सब नया था फ्रैंकली। और 100-150 कॉल आना मेरे लिए सब कुछ नया था, बिल्कुल नया था। तो मेरे से मैनेज हो ही नहीं रहा था उस टाइम। कुछ पेशेंट्स करता था और इतना हो जाता था, कुछ पेशेंट्स बेचारे अपॉइंटमेंट लेके आते थे, मैं मिलता नहीं था। ऐसा नहीं जान के नहीं मिलता था, वो इतना हमारी तरफ से मिसमैनेजमेंट था, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ एकदम नया था। एकदम नया नया टीम में आना, किसी फिल्म स्टार को ट्रीट करना, इतना मीडिया हाइप मिल जाना, इतने लोगों की सडनली कॉल्स आना, इतने पॉलिटिशियंस आ जाना, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना कैसे। एंड अकेला सिंगल हैंडेडली करने वाला एक्यूपंक्चर, फिजियो, मेरे पास स्टाफ था, बट उस टाइम इतना मीडिया में आ गया मिरेकल मैन, ये वो, तो जो अगर किसी ने एक्यूपंक्चर कराना, उसको ये होता था कि सुइयां ये खुद करे। हाँ। और 100-150 लोगों को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कई बार हो जाता था खुद निडल करना। रात को 2-2, 3-3 बज जाते थे काम करते करते। मैक्सिमम उस टाइम पे कितने आप देख रहे थे पेशेंट? मैंने मैक्सिमम देखे 180 तक इन अ डे, और सिंगल हैंडेडली निडल्स की हैं, सिंगल हैंडेडली। और उसमें अपनी तबीयत भी खराब हुई, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स सब देख रहा था, तो खाने में खुद ही, आप बिलीव नहीं करेंगे, खाना नहीं खाता था। अब जो कोई पेशेंट ही, इनफैक्ट कोई पेशेंट ही कॉफी बर्गर ला के दे देता था, वही खा लेता था। पेशेंट ही बेचारे तरस खा के डॉक्टर को खिला देते थे। कुछ ऐसे थे दोस्त पेशेंट्स जो बाद में दोस्त बन गए, वो खाना लेके आते थे। बाहर का खाना खा के खुद की तबीयत भी खराब की, बहुत कुछ किया। बट मैंने जैसा कहा, सब नया था, तो मैनेजमेंट नहीं था मेरे पास। धीरे धीरे चीजें लाइंड अप होती गई, मैनेजमेंट ठीक होता गया, अब तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट उस टाइम की बात बता रहा हूँ आपको। फिर ये खबर फैली सारी US में। ठीक है। एक बहुत बड़े गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, उन्हीं के कलीग हैं अर्जुन नटवाल। उनको दोनों शोल्डर्स में इंजरी हुई, रोटेटर कफ टेयर। रोटेटर कफ एक मसल होता है, उसमें टेयर था, मेजर टेयर था, ग्रेड 3, एंड सर्जरी इलाज था। तो उन्होंने सानिया मिर्जा को कॉल किया। सानिया मिर्जा गेव हिम माय रेफरेंस। वो US से इंडिया आए, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। तब मेरा चैलेंज भी हुआ। ही सेड टाइगर वुड्स बोल रहे नहीं होगा। मैंने कहा टाइगर वुड्स सर को बोलो पक्का होगा, मैं करके दूंगा। कहते हैं अगर हो गया तो फ्लोरिडा सेटल हो रहा है हमारी गोल्फ टीम के साथ। मैंने कहा मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगा, जो है इंडिया ने दिया इंडिया में रहूंगा, और टीम नहीं छोड़ सकता, इंडियन टीम, एंड अपनी कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वैसे घूमने और ट्रीटमेंट करना 10-15 दिन इज फाइन, बट काम छोड़ के, सब छोड़ के, अपना देश छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। सो उनका 4-5 दिन ट्रीटमेंट किया। दोबारा वी गॉट अ न्यू स्कैन डन, दैट केम आउट नॉर्मल। फिर एक बड़ा अच्छा मीडिया हाइप मिला, ये इंटरनेशनली और मिला, क्योंकि टाइगर वुड्स बड़े फेमस हैं US में, और US के प्लेयर थे अर्जुन नटवाल, तो बहुत अच्छा मीडिया हाइप दोबारा मिला। और जिस कंट्री में गोल्फ है, वहां पे मेरा बहुत न्यूज चला, बहुत अच्छा सब हुआ, और कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। अब इस दौरान सारे क्रिकेटर्स सब आना शुरू हो गए। फिर मुझे मौका मिला दोबारा, मेरे को सचिन सर ने बॉम्बे बुलाया अपने घर ट्रीटमेंट के लिए। मैं उनके घर रुका ट्रीटमेंट के लिए। फॉर्चुनेटली वहां पे एक कॉल आया शाहरुख खान सर का। क्या हो रहा था आपके साथ? मिरेकल्स। फिर मुझे मौका मिला, शाहरुख सर ने मुझे मौका दिया अपने ट्रीटमेंट के लिए। हाँ। उनके घर गया, मन्नत, जहाँ लोग बाहर खड़े रहते हैं, मैं मन्नत के अंदर था उनके ट्रीटमेंट के लिए। शाहरुख सर को मैंने 3-4 दिन ट्रीट किया। उनका सर्जरी हुआ था, ऑल्दो हिज फिजियो वाज लुकिंग आफ्टर हिम, बट वो एक रेफरेंस था सचिन सर का, युवराज का मेन। तो मौका मिला शाहरुख सर को भी ट्रीट करने का, प्रीति मैम को, इन लोगों को ट्रीट करने का। हाँ, IPL में गया तो मुझे ब्रेटली, संकारा, महिला जयवर्धने, जो इंटरनेशनल नेम्स हैं, ब्रेटली बहुत फेमस बॉलर था उस टाइम, महिला संकारा, एंड ये जो बाकी नाम मैं बता रहा हूँ श्रीलंकन प्लेयर्स थे, मुझे इनको भी ट्रीट करने का मौका मिला, बहुत अच्छा। अब एक प्लेयर की डेथ हो गई है, बहुत बड़ा नाम रहा है, शेन वॉन को ट्रीट करने का उस टाइम मौका मिला, 2009-10 की आपको बात बता रहा हूँ।
अब ये धीरे 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 ऐसे ही चलता जा रहा था, मुझे शाहरुख सर को भी ट्रीट करने का मौका मिला। फिर मुंबई इंडियंस के कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए, उनके उस टाइम फिजियो थे, वो दिल्ली उनको लेके आए, जानते थे मुझे क्योंकि इंडियन टीम में इकट्ठे काम किया था, जो फिजियो थे एक्यूपंचर के लिए। तो मुंबई इंडियन में कंसल्टेंट आ गया, फॉर्चुनेटली जो चेक आया वहां से अंबानी के यहाँ से आया, तो बड़ा अच्छा लगा कि मुंबई इंडियंस में और एक देश के इतने मतलब एक इतने पावरफुल इतने रिच उनके वहां से मुझे एक चेक आया। मैं मिला नहीं उनको, बट एक चेक आना भी एक अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं। अभी थोड़े टाइम बाद आपका दूसरे पॉडकास्ट में एक और भगवान करे ऐसा हो, भगवान करे जैसे मिरेकल्स पहले वो दोबारा हो। आप कहते हैं ना सब अच्छा 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 चल रहा था, फिर आई गॉट मैरिड, सब और अच्छा चल रहा था। कहते हैं ना अच्छे के बाद बुरा जरूर आता है लाइफ में। सो मेडिकल काउंसिल मेरे पीछे उस टाइम पड़ गया कि एक फिजियो कैंसर के ऊपर कैसे बोलता है, और मेडिकल काउंसिल के अंडर में आता नहीं हूँ, दिल्ली मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल हमारा ऑल्टरनेट साइंसेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आयुष डिपार्टमेंट के अंडर आता है। हमारा मेडिकल से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज वी आर नॉट एलोपैथिक डॉक्टर्स, कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने मुझ पे ब्लेम कर दिया कि मेरी डिग्री फेक है, मैं एलोपैथिक ड्रग्स लिखता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता। अब ये एक फाइट है आज तक कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं नहीं होते, ये आज तक फाइट है। प्रीफिक्स कर सकते हैं नहीं, बट मैं कर सकता था बिकॉज मैंने पीएचडी कर लिया था। तो पीएचडी आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, यू कैन प्रीफिक्स डॉक्टर, राइट। सो मैं डॉक्टर प्रीफिक्स कर सकता था। अब ये था, तो मेडिकल काउंसिल ने बहुत मेरे पे ब्लेम कर दिए। इस दौरान मेरे कई एक्सीडेंट्स भी हुए, कराए गए, घर पे भी आग लगा दी गई, कई गुंडे बदमाश भी क्लिनिक आए। मेरा एक बहुत बुरा दौर शुरू हो गया उसके बाद। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स थे, मैं नहीं कह रहा मेडिकल काउंसिल के सारे, 90% डॉक्टर्स वर सपोर्टिव, इनफैक्ट 95। अब होते ना एक दो चिढ़ने वाले होते हैं, और मीडिया ने भी जाने बिना, जैसे लोगों को नॉलेज नहीं होती, मीडिया को भी नॉलेज नहीं थी कि फिजियो आयुर्वेदा होम्योपैथी आयुष के अंडर आता है, और फिजियोथेरेपी के अलग काउंसिल है दिल्ली में, दिल्ली काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डीसीपीटीओटी हम बोलते हैं, वो है। अब मेडिकल, और मैं फिजियो भी नहीं प्रैक्टिस कर रहा था, आई वाज प्रैक्टिसिंग एक्यूपंक्चर, जिसके बाद जिसके लिए आई वाज लाइसेंस्ड। फिजियो मैं नाम से हूं, मैं डिग्री से हूं, पीएचडी किया हुआ, बट इवन टिल डेट आई डोंट प्रैक्टिस, बिकॉज जो एक्यूपंक्चर के रिजल्ट्स देखे वो मुझे बहुत फास्ट लगे, तो मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है फिजियो में रिजल्ट नहीं है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, बट खुद मैं फिजियो हूँ। बट मुझे इजी लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक होता है ना एक चीज जिसने आपको आगे बढ़ाया, आप वही पकड़ के चलते हैं। हाँ, आप उसके साथ चलते हैं, हाथ बैठा हुआ है। तो इतना सारा चला। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे केस हो गए, दिल्ली पुलिस ने केस डाल दिया, क्राइम ब्रांच में आ गया केस, जुडिशरी में चला गया, बहुत कुछ झेलना पड़ा, और पेशेंट एकदम जीरो हो गए, क्योंकि जहां मेरे बारे में चल रहा था मिरेकल मैन, पिन डॉक्टर, ये सब चीजें अच्छी आ रही थी, एकदम सडनली आने लग गया झोला छाप, फेक, कोई एक ऐसी न्यूज, जिस न्यूज़पेपर को 2012 में सुबह उठ के उठाता था, मेरी न्यूज कहीं ना कहीं होती थी, कभी फ्रंट पेज पे, कभी लास्ट पेज पे, कभी मिड में। अब जहां सब अच्छा था, गूगल पे सब जगह बुरा आने लग गया, लोगों ने गलत कमेंट करने भी शुरू कर दिए। बट कुछ पे कहते हैं ना, जिन को अच्छा आपने किया वो पेशेंट साथ खड़े रहे, रेकमेंड करते रहे। बट हुआ क्या उसके बाद, जहां मैं दिल्ली के 100 पेशेंट्स देख रहा था, वो एवरेज ड्रॉप हो गई 2 या 3 पे। सारा दिन मैं फ्री रहने लग गया, काम ही नहीं होता था, सुबह से रात तक। जहां मैं 2 बजे तक काम करता था, अब ये हो गया था दोपहर को 1 से 2 भी काम कर लूं, बड़ी मेरे लिए गिनीमत थी कि पेशेंट ही नहीं होते थे। और आप ये सोचें, कई लोग आते थे कि आप हमें पैसे दो, नहीं तो हम भी मीडिया में ये बोलेंगे कि आपने हमारा गलत ट्रीटमेंट कर दिया, और मीडिया सब सुन रहा था। जो पुराने कस्टमर्स थे, जो नहीं पुराने कस्टमर्स नहीं, कुछ अननोन फेसेस, पैसे के लिए गुंडे बदमाश, कई लोग गन्स लेके भी आए, बहुत कुछ हुआ क्लिनिक में, बड़ा कुछ हुआ। तो आप कैसे कोप अप कर रहे थे? सारा रो रहा था, फाइट कर रहा था, जया का सपोर्ट था, मेरी वाइफ का, फैमिली का बड़ा सपोर्ट था, फ्रेंड्स का बड़ा सपोर्ट था, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो मेरे जूनियर्स थे उनका मुझे बड़ा सपोर्ट रहा। कहते हैं ना, अच्छे के साथ बुरे के साथ अच्छे भी जरूर होते हैं, अच्छे टाइम के बाद बुरा आया, लेकिन बुरे टाइम में कुछ 8-10 का लोग ऐसे थे जो मेरी जिंदगी में मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़े थे। बट हाँ, अंदर से मेरे को डर ये था, क्योंकि बिल्कुल अर्निंग जीरो हो गई थी मेरी। और अब आपको बुरा भी लगता है, कोई पेशेंट ही आके आपसे पूछ रहा है, आपसे कंसल्ट कर रहा है, फिर कोई आपसे ये पूछ ले, डॉक्टर आपकी बात पे बिलीव करे, आपकी तो डिग्री फेक है। तो उस टाइम इतना रोना आता था कि यार, एक इंसान जिसने इतनी मेहनत की, पीएचडी की, आयुर्वेद किया, नेचुरोपैथी किया, इतनी पढ़ाई की, और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद भी आप, और इतनी मेहनत की, जैसा मैंने बताया, यहाँ से महिपालपुर जाना, फिर बेदी एकेडमी जाना, फिर डॉक्टर यश गुलाटी के पास जाना, पूरी रात धक्के खाए, उसके बाद ये सुनने को मिल रहा था, तो बड़ा बुरा हाल हो रहा था, बहुत बुरा हाल हो रहा था। कितना टाइम चला ये फेज ऑलमोस्ट 1.5 साल, 1.5 साल पूरा। और आप सोचो, मेरी वजह से मेरी फैमिली, मेरे मदर कहीं जाते थे, लोग पूछते थे आपका बेटा तो फेक है, डिग्री फ्रॉड है, रिलेटिव्स पूछते थे,
मेरी वाइफ के, मेरे इन लॉज के यहाँ, उनका अपना बिजनेस है। अब बिजनेस में आसपास जो शॉपकीपर्स या दुकानदार होते हैं वो पूछते थे आपके तो जी सन इन लॉ की डिग्रीज ही फेक है, ठीक है वो ठीक है, आप बेटी को डाइवोर्स करा दो, ये कर दो, गलत घर में। बट मेरी फ्रैंकली लव मैरिज थी, जया को मेरे पे ट्रस्ट था, उसने मेरा सारा सफर देखा मैंने कैसे कैसे किया, कब कब कहाँ कहाँ पढ़ रहा था। सो शी सेड कि नहीं कुछ नहीं है ऐसा, मैं यहीं रहूंगी और इस नहीं मैं कुछ करूंगी। तो अगर कोई और होती, शायद अरेंज मैरिज होती, तो हो सकता है डाइवोर्स केस भी एक फाइल हो जाता, वो भी कुछ नया नहीं था। तो इतना कुछ हो रहा था, मेरे एक्सीडेंट्स कराए गए, एक्सीडेंट का केस तो स्टिल आज तक चल रहा है, मैं उसमें विक्टिम हूँ। एक्सीडेंट आप सोचे, मैं खड़ा हूँ रात को फॉर्च्यूनर में अपनी फैमिली के साथ, पूरी गाड़ी मेरी उड़ा दी गई रात को ट्रक से, गुंडे आए, मेरे घर पे आग लगा दी गई, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। सो इतना कुछ मेरे साथ किया गया। बट फाइनली कहते हैं ना कि आप भगवान पे विश्वास रखें और सच पे। तो एक चीज मुझे ध्यान आई, सचिन सर बोलते थे, मेरे को नहीं, टीम मेंबर्स को बोलते थे। एक उन्होंने सहवाग जी को बात बोली थी, वीरेंद्र सहवाग को, जब ही वॉज नॉट परफॉर्मिंग, कि तू टीवी पे सिर्फ अपने माता पिता जी के लिए देख, शॉट नहीं लग रहे कोई बात नहीं, तू वीरेंद्र सहवाग है, तू 1 घंटा खड़ा रहे, 1 घंटे के बाद तू अपने आप रन बनाएगा। 1 घंटा ये सोच के खड़ा हो कि तेरे माँ बाप तुझे टीवी पे देख रहे हैं। वो बात मुझे क्लिक कर गई उस टाइम कि यार, और ये इंटरव्यू है सहवाग ने भी दिया हुआ, तो इंटरव्यू भी सुने हुए थे, बातें भी सुनी हुई थी सारी। सो वो एकदम दिमाग में आया कि यार ये मैं करके देखता हूँ, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करता रहूंगा, लड़ूंगा, झुकूंगा नहीं मेडिकल काउंसिल के आगे, क्योंकि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है मेडिकल काउंसिल से। तो मैंने कहा कभी ना कभी तो सच बाहर आएगा। आज लोग बोल रहे हैं फेक है, फ्रॉड है, यही लोग बोलेंगे कि यार तेरे साथ बुरा हुआ, और फाइनली हुआ भी फिर ऐसा। तब मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे भी नहीं मानता था, मैं पूजा पाठ ठीक है मैं मानता था, धर्म पे बहुत मैंने किया भी था सचिन सर के लिए। बट जब होता है ना अपने पे गलत बीतता है तो आपका विश्वास भी उठ जाता है। बट फिर कुछ ऐसे लोग मिले who were into astrology and all, उन्होंने मुझे कुछ कुछ बताया, फॉलो करना शुरू किया, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले और हमारे धर्म से रिलेटेड था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा करके। और 1-1.5 साल मतलब उसमें, और मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या है, ये तब जब तक मुझे ये एस्ट्रोलॉजर ये सब चीजें नहीं मिली, जब ये कंट्रोवर्सी हुई, जया वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, 5th मंथ प्रेग्नेंट। इसको इतना स्ट्रेस हो गया कि जो यूट्रस का माउथ होता है वो ओपन हो गया। डॉक्टर के पास हम भागे, गायनी के पास। गायनी दोस्ती थी, हस्बैंड वाइफ थे दोनों डॉक्टर्स, वो फ्रेंड थे। तो उन्होंने कहा यार ये यूट्रस का माउथ ओपन हो गया, इसको फटाफट एडमिट करो। मैक्स में थे डॉक्टर वो, तो मैक्स पीतमपुरा में एनएसपी में एक होता था, वहां पे एडमिट किया। देन शी सेड यार मुझे एक सर्जरी करनी पड़ेगी, हो सकता है बेबी 5th मंथ में हो जाए। तो मेरे लिए बड़ा टफ फेज था कि यार अगर एक तरफ आप कंट्रोवर्सी में, एक तरफ क्राइम ब्रांच आपके पीछे है, एक तरफ जुडिशरी मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, एक तरफ आपके घर का मेंबर बीमार, एक तरफ मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता हो क्या रहा है लाइफ में। इतना सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया था अच्छे से होते होते, आपकी इनकम जीरो हो गई। अब हॉस्पिटल में तो रोज पे करना ही है, अच्छा खासा बिल डेली का बनता था। सो शी सेड यार मैं एक स्टिच लगाऊंगी सर्जरी करके, शायद बेबी बचे ना बचे, मैं कमिट नहीं करती। मैंने कहा मैम बेबी को तो मैंने देखा नहीं, आप वाइफ को बचाओ पहले, और बेबी अगर 5th मंथ में हो भी गया, क्योंकि बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ, तो मैं करूंगा भी क्या। बट डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने मैक्स में जया की सर्जरी की, वाइफ की सर्जरी की। उसके बाद शी सेड यार सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, बेबी इज सेफ, वाइफ इज सेफ, बट वाइफ को 2 महीने हॉस्पिटल रहना पड़ेगा, या जब तक बेबी डिलीवर नहीं होता। कब हो मैं ये भी गारंटी नहीं दे सकती, 6 मंथ में हो, 7th में हो, मे बी 9 मंथ्स पूरे कर जाए। सो वाइफ को एडमिट रखा, डेली के 20-25 मतलब 10-15 इंजेक्शन तो मेरे सामने ही लगते थे। 2 मंथ्स शी वॉज देयर इन द हॉस्पिटल मैक्स, और बिल्कुल सीधे लेटे रहना होता था। शी वॉज नॉट अलाउड टू टेक टर्न ऑल्सो, स्टूल यूरिन सब वहीं पास करने हैं। वो एक बहुत टफ फेज था, क्योंकि वाइफ हॉस्पिटल में 2 मंथ्स, अब क्लिनिक चल नहीं रहा, आपको पेशेंट्स भी देखने। एक मेरा पैर होता था क्लिनिक में, एक क्राइम ब्रांच ऑफिस में, एक दिल्ली पुलिस के ऑफिस में, एक लॉयर के साथ, एक हॉस्पिटल में। तो इतना कुछ हो रहा था, कहाँ भागूं अकेला वो समझ नहीं आ रहा था। ऑल द फैमिली फ्रेंड्स थे, बट सब मेरे साथ लिंक था, तो मुझे खुद जरूर जाना पड़ रहा था, भागना पड़ रहा था। अंदर से ऐसे टूटे नहीं कि मतलब ऐसे में बहुत ज्यादा लोग टूट जाते हैं? नहीं, एक बार सुसाइड करने का आया था, मैं छत पे क्लिनिक की चला भी गया था टेरेस पे कि कूद जाता हूँ। बट फिर मैंने जया को याद किया और उसका सोचा जो बेबी होने वाला था कि इनकी क्या गलती है, और अगर मैं सुसाइड कर गया तो दुनिया गलत समझेंगी। और मुझे था मुझे बाउंस बैक करना है, मुझे गलत प्रूफ करना है, और अब मेडिकल काउंसिल को हराना है, अब हराना है, अब नहीं रुकना। आपको पता था आप गलत नहीं हूँ। और मेडिकल काउंसिल में फिर मैं बोल रहा हूँ, सब डॉक्टर्स नहीं, 95-98% आर स्वीट, एंड कई डॉक्टर्स के, मुझे आज भी वेल नोन डॉक्टर्स हैं, मुझे कॉल आया कि हम तेरे साथ हैं, तू गलत नहीं है, हमें पता है, हम तेरे साथ हैं। बट 1-2 डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना, चिड़ में, जलन में, या अपनी ईगो में, उन्होंने ये किया
ईगो भी इसलिए मुझे याद आता है क्योंकि जब नई नई मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, मीडिया में जब नया नया आया, तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के 1-2 डॉक्टर्स थे उस टाइम, डॉक्टर अनिल बंसल और एक और थे डॉक्टर गिरीश त्यागी शायद। डॉक्टर अनिल बंसल ने मुझे वहां से एक लेटर भेजा था कि आके मिलो, और मैं भी अपनी ईगो में था कि मैं क्यों मिलूं, और मेरा मिलना बनता भी नहीं था क्योंकि मैं मेडिकल, अब कोई काउंसिल से अगर कोई लॉयर है उनको उनकी बार काउंसिल में रजिस्टर होना जरूरी है, उनको मेडिकल काउंसिल के साथ प्रैक्टिस करना है तो मेडिकल काउंसिल से वो रजिस्टर नहीं होंगे अगर वो बार काउंसिल में रजिस्टर है। हर एक प्रोफेशन की काउंसिल होती है, अगर आप उस काउंसिल में रजिस्टर्ड है आपको वो देखना है। सो मैं मिलने नहीं गया, मैंने अपने लॉयर को भेज दिया और मेरे लॉयर ने वहां बताया कि आपके यहाँ पे इनका कुछ बनता नहीं है एंड ही इज अ फेमस डॉक्टर, आप क्यों ड्रैग कर रहे हो, ही इज अ फेमस फिजियोथेरेपिस्ट, आप क्यों ड्रैग कर रहे हो। तो ये 2008 की बात है जब नया नया मैं इसमें आया। अब उन्होंने शायद उनकी ईगो हर्ट हुई, क्या भी हुआ, उन्होंने इस चीज का मुद्दा बना के ये सब मीडिया में उस टाइम चला दिया, स्टोरी चला दी। और अब पूरी दुनिया को नहीं पता कि मेडिकल काउंसिल के अंडर कौन आता है, मीडिया ने भी अननोइंगली स्टोरी बहुत रन की अंधाधुंध की। तो उसके बाद क्या कहते हैं, खैर कमिंग बैक टू पॉइंट, जया मेरी वाइफ एडमिट रही, बेबी मेरा फिर 7 मंथ हुआ, फिर 2 मंथ्स बेबी एडमिट रहा, क्योंकि जब तक बेबी 9 मंथ्स का नहीं हो जाता आपको डॉक्टर्स उसको हॉस्पिटल से नहीं छोड़ते, बिकॉज उसको वैसे ही ग्रो कराना होता है, नर्सरी में रहा। और वाइफ भी जब घर आई दोबारा, इसको इतना इन्फेक्शन बॉडी में फैल गया बेबी बॉर्न होने के बाद कि डॉक्टर्स ने फिर जवाब दे दिया कि शायद ही बचे। अगेन शी गॉट एडमिटेड, 15-20 दिन फिर हॉस्पिटल में रही। अब फिर एक प्रॉब्लम, वाइफ की जान का खतरा, एक बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में जो नर्सरी में था मैक्स की, वाइफ थी विनायक हॉस्पिटल है नॉर्थ दिल्ली में, वो वहां पे एडमिट। आप बच्चे से मिलने भाग रहे हो, आप वाइफ के पास आ रहे हो, फिर वहां से डिमांड आ रही है कि मदर मिल्क लेके आओ, आप मदर मिल्क लेके जा रहे हो बच्चे के लिए। तो एक टफ फेस था। इधर से क्राइम ब्रांच ऑफिस आपको बुला रहा है जो कमला मार्केट में था, एक रोहिणी में है क्राइम ब्रांच ऑफिस, वहां आपको बुला रहे हैं, कोर्ट की डेट आ रही है, दिल्ली पुलिस आपके पीछे है, आप यूनिवर्सिटीज जा रहे हो कि क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं बीच में आ रहे, यूनिवर्सिटीज बीच में नहीं आ रही थी तब। सो यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं आई, बाद में यूनिवर्सिटीज ने भी बहुत हेल्प किया। ये फेस चलता रहा। फिर फॉर्चुनेटली मुझे मैं ये बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिले, एक मेरी पेशेंट ने मुझे मिलवाया कि भैया आप सर्जरी बचाते हो, आपके पास पेशेंट क्यों नहीं है। फिर जैसे मैं स्टोरी आज सबको बता रहा हूँ वैसे उसको मैंने बताई कि ऐसे ऐसे ये मेरे साथ हुआ। तो उसने कहा यार मैं एक एस्ट्रोलॉजर को मानती हूँ, आप भगवान पे मानते हो, धर्म पे मानते हो। मैंने कहा मेरे से ज्यादा शायद ही कोई मानता हो। तो उसने कहा मैं एक एस्ट्रोलॉजर मिलवा रही हूँ, आप एक बार इससे मिलो। वो एस्ट्रोलॉजर आए, उन्होंने मुझे कुछ कुछ बताया, विश्वास नहीं हुआ, सच में विश्वास नहीं हुआ उस टाइम। बट जो उन्होंने रेमेडीज बताई, कुछ पूजा पाठ बताया, वो हनुमान जी से रिलेटेड था और एक पिताम्बरा माँ है बगलामुखी माँ, उनसे रिलेटेड, जो बड़ा इजी था। उनका पूजा पाठ था जो हार्डली 5-7 मिनट का था और मंदिर जाना था। तो मुझे लगा पूजा पाठ वैसे ही करते हैं, 5 मिनट का ये भी ऐड कर देते हैं और मंदिर वैसे ही जाते हैं और कर लेते हैं जो उन्होंने बताया। यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही किया चीजें अपने आप पॉजिटिव स्टार्ट होनी शुरू हो गई। यूनिवर्सिटीज बीच में आ गई, क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी पूरी हुई मेरी, पूरी यूनिवर्सिटीज ने लिख के दिया, मैं उनके पास पढ़ा हुआ हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज जहां जहां से किया था। यूजीसी ने लिख के दिया कि ये यूनिवर्सिटीज जहां से पढ़ा है वो यूजीसी वैलिड है। अब यूजीसी वैलिड यूनिवर्सिटी वैलिड ही होती है। अगर यूजीसी की आप वैलिड वो नहीं मानते तो इसका मतलब सारी यूनिवर्सिटीज फ्रॉड है फिर तो। फिर अब मजे की बात यह है, मेडिकल काउंसिल की चीफ मेडिकल ऑफिस क्लिनिक में आई सारा चेक करने, और उन्हीं की काउंसिल की खुद की डॉक्टर ने रिटर्न में दिया 2 बार कि he was not dispensing any allopathic medicine. I went to his clinic, he was only doing acupuncture, only acupuncture, nothing else. He was not he was prescribing some food supplements. तो food supplements के लिए I am licensed. Okay. So कोई एलोपैथिक में, क्योंकि मेरे पे ये ब्लेम भी हुआ था कि मैं एलोपैथिक ड्रग्स देता हूँ। मैंने एक पेशेंट को, मुझे याद है, मैंने लिखा था फॉरएवर कंपनी का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का B12। मेडिकल काउंसिल ने उसको मुद्दा बना दिया कि ये एलोपैथिक ड्रग है। और अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, जो ये कंपनीज हैं, एमवे हो गई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो गए, दे आर लाइसेंस्ड सप्लीमेंट की जो है वो है, ये कंपनीज हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स बनाती हैं और दे आर लाइसेंस्ड। अब मैंने अगर दवाई लिखी, कोई कंपनी के पास लाइसेंस है और उस बॉटल के ऊपर लाइसेंस है कि दिस इज नॉट एन एलोपैथिक ड्रग एंड दिस इज अ फूड सप्लीमेंट, अब उसमें वो कुछ मिला रहे हैं, दैट इज नॉट माई हेडेक, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेडेक है, फूड ड्रग इंस्पेक्टर का हेडेक है, राइट। तो उनकी खुद की सीएमओ ने 2 बार मुझे क्लीन चिट दिया मेडिकल काउंसिल की कि ये कोई एलोपैथिक ड्रग नहीं देता, ये ओनली प्रिस्क्राइब्स हर्बल सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स व्हिच इज लाइसेंस्ड फॉर। इसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटीज ने सारा लिख के दिया कि क्लीन है, डिग्रीज वैलिड है, सारे मेरे अटेंडेंस दिखाई,
उस टाइम के जो जितने सीसीटीवी फुटेज थे मेरे यूनिवर्सिटीज के वो दिखाए, मेरे एग्जाम शीट्स दिखाई कि मैं एग्जाम भी पास करके पास हुआ हूँ, इतने इतने मार्क्स थे, वो सब हुआ। यूजीसी ने रिटर्न में दिया, ड्रग इंस्पेक्टर तक ने, दिल्ली ड्रग इंस्पेक्टर ने भी लिख के दिया कि व्हाट मेडिसिन ही इज राइटिंग इट्स लीगल, ही इज नॉट प्रिस्क्राइबिंग ड्रग, ही इज ओनली प्रिस्क्राइबिंग सप्लीमेंट्स, जिसके लिए कोई ही इज लाइसेंस्ड, तो इस पे कोई केस बनता ही नहीं है। फिर फाइनली मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। अब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, हाई कोर्ट ऑर्डर है, उसमें क्लियरली है कि अगर मेरी डिग्री पे कोई क्वेश्चनिंग करता है मेरी प्रैक्टिस पे, दैट विल बी कंसिडर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। खैर उसके बाद इतना बड़ा बड़ा होने के बाद, एस्ट्रोलॉजर की बातें मानने के बाद ये सब चीजें अच्छी हुई। फिर जो पेशेंट्स थे, फिर मेरे को कई लोगों ने बोला यार डेफेमेशन सू कर मेडिकल काउंसिल पे, तू करोड़ों कमाएगा, अपना नाम वापस ला। मैं कहा नहीं, अब मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अब मैं ये पुलिस, कोर्ट, जुडिशरी सबसे मैं दूर रह के, क्योंकि इतना टाइम 2 साल लगातार मैं यही कर रहा हूँ, अपनी इंक्वायरियां करा रहा हूँ, सही होते भी पुलिस स्टेशन में जाके बैठ रहा हूँ जैसे कोई क्रिमिनल हो, इतना कुछ टॉर्चर था। आप सोचें एक डॉक्टर को रोज जाना पड़े पुलिस स्टेशन और अपने बारे में बताना पड़े मैंने डिग्री कहाँ कहाँ से की, फिर उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब कई चीजें ऐसा है जो पुलिस वालों की नॉलेज में भी नहीं होती थी, उनको एक्सप्लेन करना, वो सब बहुत टफ था। क्योंकि अगर आप एक बॉटल में मेडिसिन, एक कोई गोली देते हैं ना, चाहे वो फूड सप्लीमेंट भी हो, अब अपने आप को यही प्रूव करना कि मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, वो प्रूव करना, फिर वो पुलिस वाले को समझाना कि यार ये यहाँ से बनती हैं, फिर वो इंक्वायरी करते थे, फिर क्राइम ब्रांच इंक्वायरी करता था, 2-2 3-3 जगह आपकी इंक्वायरियां चल रही हैं, टाइम बहुत ज्यादा था, वेस्ट होता था। फिर मुझे लगा डेफेमेशन नहीं करना, कीचड़ में हाथ डाल के कुछ नहीं मिलना मुझे, यहाँ कमल नहीं खिलने, बेटर है अब जो पंडित जी ने, जो भी एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने मेरे को धर्म के रास्ते पे चलना है, अच्छे कर्म करने हैं जो कर ही रहा था, और आगे बढ़ना है। बाय गॉड्स ग्रेस फिर क्लाइंटेज अच्छा दोबारा हो गया, पेशेंट्स दोबारा आने शुरू हो गए, ये ठप्पा हट गया झोला छाप का, ये सब जो बोलते थे लोग, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, अब कोई बोलेगा तो वो कंटेम्प्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का। मेरा डेफेमेशन तो बात की बात है, आपको सबसे पहले हायर अथॉरिटीज देखेंगे अगर कोई बोलता है मुझे। अब बट ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ऑर्डर है, उससे पहले सेशन कोर्ट था वहां के, और क्राइम ब्रांच के लेटर्स हैं मेरे पास जो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि सब कुछ क्लियर है। तो अब अगर कोई बोलता है तो उसको सब जगह से, इस चैनल से उसको भी जाना पड़ेगा। सो ये चीज क्लियर हुई। फिर मुझे फॉर्चुनेटली उसके बाद चीजें फिर अच्छी होनी शुरू हो गई, पेशेंट्स वापस पूरे आए। फेज में जो आपके सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स थे वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे? वो सपोर्ट में थे। उन्होंने एक चीज देखी, एक चीज उन्होंने मेरे साथ की, इंक्वायरी में कोई भी नहीं था, इंक्वायरी जेन्युइन होनी थी और कोई आता भी नहीं उसमें, लेकिन उन्होंने एक फेथ पे कि तूने हमें ठीक किया, तेरी डिग्री ठीक है नहीं है, तू मंत्र कर रहा है, तू तंत्र कर रहा है, तू जो भी कर रहा है, तू झोला छाप है, तेरे से रिजल्ट आ रहा है, हम ट्रीटमेंट नहीं बंद कराएंगे। तो उस दौरान भी वो मुझे रेफर करते रहे, पेशेंट्स रेफर करते रहे। हाँ, क्लिनिक का एवरेज जो है मेरा अर्निंग 0 हुआ था और एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, क्योंकि 4 महीने हॉस्पिटल्स में 4-5 महीने लगातार पैसा देता ही जा रहा था, लगातार डे बाय डे बिल बनते थे और अर्निंग नहीं थी। बट जो मेरा सेलिब्रिटी क्लाइंटेज था वो नहीं रुक रहा था, क्योंकि मुझे रेफरेंसेस आ रहे थे। तो मतलब वो फ्रंट में आके ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, बट बैक एंड में उन्होंने मुझे रेफरेंसेस जरूर दिए और मुझे सपोर्ट किया। और एक दिमाग में फिर यही चीज थी जो रोकती थी कुछ भी गलत करने से, वो कॉन्फिडेंस रहता था कि यार ना युवराज सिंह को डॉक्टर्स की कमी है, ना प्रेजेंटा को, और ना मेरे जैसे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। मैं शायद बहुत छोटा हूँ, लकीली मुझे ब्रेक्स बहुत अच्छे मिल गए। मेरे से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स दिल्ली में हैं, दिल्ली का पूरे इंडिया में है, बहुत टैलेंट है एक्यूपंक्चर फिजियोथेरेपी में। कई ऐसे हैं जो आज जूनियर्स हैं, उनसे भी समझ के मजा आता है कि ऐसा भी होता है यार, जो शायद हमारी नॉलेज में भी नहीं है। मैं लकी रहा, या आप इसको कहें भगवान ने कृपा की कि वो लोग मेरे से ठीक होने थे, वो हुआ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत नीचे हूँ। मेरे से ऊपर बहुत डॉक्टर्स हैं जिनकी नॉलेज ऐसी है, आज भी मैं उनको कॉल करता हूँ। मेरे कई क्लासमेट्स हैं जिनको मैं कॉल करके ट्रीटमेंट तक पूछता हूँ कि यार यहाँ फंस गया हूँ, ये ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। सो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। वही फॉर्चुनेट हूँ, ब्रेक मिला, और फॉर्चुनेट रहा कि आगे भी वो लोग ब्रेक देते रहे। उसके बाद कम बैक किया। अब उसके बाद अच्छी चीजें हुई। अक्षय कुमार की पूरी फैमिली मेरी पेशेंट रही, अक्षय कुमार के मदर, मामा, मासी। मुझे चांस मिला शशि थरूर जी को ट्रीट करने का, मनोज तिवारी जी, मुर्मू जी हैं, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर जीसी मुर्मू, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने 370 जब 370 हटी थी, ही वाज गवर्नर देयर। तो ऐसे कुछ बड़ी हस्तियों को, एंड इन एक्स चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़, आई एम सॉरी, DY चंद्रचूड़ सर, उनको ट्रीट करने का मौका मिला। 8 साल मैंने उनको साथ निकाले। जब वो चीफ जस्टिस बने भी नहीं थे, मैं तब से उनसे जुड़ा और उनकी रिटायरमेंट पार्टी तक मैं उनके साथ रहा, अभी भी साथ हूँ। सो मुझे उनको ट्रीट करने का मौका मिला। फिर फॉर्चुनेटली मुझे दिल्ली पुलिस का कॉल आया। जब इतनी इंक्वायरियां हो गई, दिल्ली पुलिस ने ट्रीटमेंट करते हुए देखा,
सो उन्होंने मुझे अपने पैनल पे लिया। अब मैं दिल्ली पुलिस में ऑफिशियल डॉक्टर हूँ। PFWX एक सोसाइटी है, पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, हु लुक्स आफ्टर 90,000 पुलिस पीपल एंड देयर फैमिलीज मेडिकली, और भी जो पुलिस वाले शहीद होते हैं उनके लिए सब करना, उनकी फैमिलीज के लिए करना। सो आई एम ऑफिशियल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट देयर। सो दिल्ली पुलिस में अब डॉक्टर हूँ। अब ऐसे ब्रेक्स और मिल गए हैं, आई एम बैक इन फॉर्म, बैक इन रिदम यू कैन से। अच्छा कर रहा हूँ। और आगे अब एक न्यू सेंटर शुरू किया है इन साउथ दिल्ली, CSI सेंटर फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। बहुत बड़े सर्जन है डॉक्टर बजाज, उनके साथ वहाँ हम अच्छा रन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज को देख रहे हैं, बट स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ साथ अब हम क्लिनिक में कैंसर पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। नॉट ओनली स्पोर्ट्स का इसलिए ज्यादा रहा क्योंकि स्पोर्ट्स पीपल के साथ लगा रहा। बट इस पूरी जर्नी में जो मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को, आपके थ्रू, कि एक्यूपंक्चर में सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज नहीं है, ना ये सप्लीमेंट्स में। फ्रैंकली हमने बहुत से कैंसर पेशेंट्स को हेल्प किया, बहुत से HIV पेशेंट्स को हेल्प किया। इनफैक्ट कई ऐसे NGOs हैं जिनके साथ मैं जुड़ा रहा, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हुए और HIV इफेक्टेड, जिनको यहाँ से सप्लीमेंटेशन दिया तो उनके रिजल्ट्स बेटर हुए। मैं नहीं कह रहा क्योर हो गए, वो क्योर नहीं है, लेकिन उनकी हेल्थ इंप्रूव हो गई, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छोटे बच्चे बेचारे जिनके प्लेटलेट्स ड्रॉप हो जाते थे, हीमोग्लोबिन कम रहता था, वो बेटर होना शुरू हो गया। सो ऑल्टरनेट साइंसेस को हमने ऐसा भी देखा है अपने सेंटर पे, इतने पेशेंट्स के साथ, हजारों पेशेंट्स के साथ देख चुके हैं। कई ऐसे डिजीजेस जो लाइफ थ्रेटनिंग थे, मैं फिर ये बोलूंगा, मैंने अकेले सिंगल हैंडेडली कोई ऐसा केस नहीं बचाया स्पोर्ट्स इंजरीज के अलावा, लेकिन सपोर्टिव जहां ऐड हो गया, वहां पे हमने जहां पे डॉक्टर्स ने वर्ल्ड वाइड अगर बोल दिया कि आप कीमो या कैंसर पेशेंट आप एलोपैथिक कर रहे हो, आप शायद बचो ना या इतना टाइम लगेगा, वो पेशेंट्स ठीक हो गए, आज दे आर लिविंग गुड लाइफ। सो मेरा कहने का ये है कि मतलब कि अगर आप एलोपैथिक के साथ सपोर्टिव इनको ऐड कर दें ट्रीटमेंट्स को, तो आप पेशेंट्स को बहुत अच्छा ठीक कर सकते हैं और कई जिंदगियां बचा सकते हैं। आपने कहा कि सर्जरी कराने की बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके पीछे लाइक आई वांट टू नो कि साइंस क्या काम कर रही है कि हम नीडल थेरेपी करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, उसकी वजह से सर्जरी तक रुकती है। तो लाइक बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं? से देखें, जैसा मैंने बताया, लिगामेंट इंजरीज वगैरह होती हैं, जो सानिया या युवराज सिंह की रिकवर हुई, ये जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता। किसी पेशेंट की अगर फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर में डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लास्टर दे देते हैं, उसको इमोबिलाइज करते हैं, फ्रैक्चर ऑटोमेटिकली हील कर जाता है। हाँ, किसी का डिसलोकेट हो तो सर्जरी करनी पड़ती है, बट डिसलोकेट होने का सर्जरी में भी हड्डी नहीं जुड़ती, उसको प्लेसमेंट करते हैं विद नेल्स, प्लेट्स, वो डाल के। हड्डी जुड़ने का अपना एक टाइम है, क्योंकि वहां पे आपका ब्लड सप्लाई ठीक होता है। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो मैंने आपको बताया, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, मेनिस्कस, इनको सॉफ्ट टिश्यूज बोलते हैं। इनमें जो है अपना खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो एक्यूपंक्चर एक ऐसी साइंस है जिससे आप यहाँ पे ब्लड सप्लाई मोस्ट ऑफ द केसेस में बढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा 100% पेशेंट्स में रिजल्ट आ जाता है, बट अगर 100 में से आप 70-80 स्पोर्ट्स पर्सन की सर्जरी बचा दें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और सेकंड, जो पेन मैनेजमेंट है, पेन मैनेजमेंट में एक्यूपंक्चर 100% काम करता है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कुछ भी कर रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं इनफैक्ट, तो एक्यूपंक्चर अगर ऐड कर देते हैं, दैट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट। बहुत सारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स सर्जरी बस पैसों के लिए रिकमेंड कर देते हैं, मिथ है या फैक्ट है? ये मेरे को जहां तक लगता है, देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मेरा अपना मानना ये है, ये फैक्ट नहीं है, ये मिथ है। देखिए कोई भी डॉक्टर हो, इतना पढ़ के कोई भी आपको गलत एडवाइस नहीं करता, अपनी अपनी साइंस है। देखें, अगर किसी सर्जन के पास आप जा रहे हैं, वो आपको बट ऑफ कोर्स सर्जरी बताएंगे। आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो सर्जरी मना करके होम्योपैथिक दवाई देंगे। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, शायद मैं भी सर्जरी मना करके, या बहुत मुझे लगेगा कि बहुत किसी को कैंसर, टीबी या सर्जरी रिक्वायर्ड है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ सर्जरी बनती है, शायद मैं रिकमेंड करूं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं भी यही ट्राई करता हूँ सर्जरी ना करानी पड़े। बट कोई भी, मुझे लगता है जो जिसकी साइंस है वो उसी को ही ज्यादा पुश करता है। ओके, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, 1 घंटा और चला जाएगा। इस डायरी में भी है और लैपटॉप में भी बहुत सारे लिखे हैं, एंड फिर ऑडियंस देखेगी नहीं। तो इस पॉडकास्ट में आपकी स्टोरी और बेसिक सवाल मैं पूछता हूँ, फिर इसको क्लोज करते हैं। एंड आई वांट कि आप लोग भी, जितने लोग ये सुन रहे हैं, आपके जो भी इश्यूज हैं, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कीजिए, वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। जो बेसिक, जो अभी ऑडियंस बहुत देर तक देख रही है, डे टू डे लाइफ में क्या आपको लगता है कि जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो गलतियां करते हैं जिस वजह से वो इधर तक पहुंच जाते हैं कि पेन्स हो रहे हैं और ये सब हो रहा है? सी, पेन्स कुछ होते हैं जो एज रिलेटेड है या कुछ इंजरी रिलेटेड। तो इंजरी रिलेटेड तो हम नहीं अवॉइड कर सकते। अगर आप सड़क पे कोई इंसान है, एक्सीडेंट हो गया या खेलते हो गया, वो एक इंजरी है। लेकिन जो एज रिलेटेड या लाइफस्टाइल रिलेटेड है, वो हम गाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को कि उससे कैसे बच सकते हैं। इसमें 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता है।
गुड स्लीप, गुड फूड, गुड एक्सरसाइज एंड गुड मेंटल एटीट्यूड। ये अगर 4 चीजें एक पेशेंट मेंटेन कर ले, एक इंसान मेंटेन कर ले, तो सिर्फ पेन्स नहीं, वो बहुत सी बीमारियों से वैसे ही अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकता है, और खुदा ना खास्ता हो भी जाए तो 50% क्योर यही है। अगर आप दवाई के साथ ये 4 चीजें मेंटेन करते हैं, आप किसी भी बीमारी से इजिली अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। राइट। गुड एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग जिम जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। गुड एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं आप जिम जा रहे हैं, योगा जा रहे हैं या पिलेटिस कर रहे हैं। गुड एक्सरसाइज से मेरा मतलब है जो भी आप कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका ट्रेनर है वो अच्छा होना चाहिए। आप जिम कर रहे हैं, आपको एक अच्छा फिजिकल ट्रेनर चाहिए। आप योगा कर रहे हैं, एक अच्छा योगा ट्रेनर। आप पिलेटिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, मैं आज भी पेशेंट्स देखता हूं जो फॉलो कर रहे हैं। सपोज एक एक्ट्रेस है करीना कपूर की, वो 108 सूर्य नमस्कार करती हैं। हाँ. वो करती थी, वो अंडर गाइडेंस करती थी, विद गुड डाइट करती थी। अब आपका ये 60-70 हो गया, आप उसमें भी 108 सूर्य नमस्कार इतनी फास्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जाहिर है आना है। कोई भी अच्छा योगा थेरेपिस्ट, एजुकेटेड योगा थेरेपिस्ट जिसको मेडिकल की नॉलेज होगी, वो आपको 70 में 108 सूर्य नमस्कार रेकमेंड नहीं करेगा। और आपने कभी किए नहीं, या तो आप शुरू से करते आ रहे हैं तो भी एक चांस है आप कर ले। बट कभी आपने जीवन में सूर्य नमस्कार नहीं किया और आप सडनली 1 महीने बाद 108 सूर्य नमस्कार करने शुरू हो जाते हैं, that gives you injury or pains. Okay. बहुत सारे क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो गलत हो ही रही हैं? कॉमन चीज़ है मेनली फूड एंड इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट से मतलब है, अगर किसी भी पेशेंट को पेन शुरू होते हैं, हम लोग पेन को बहुत लाइटली लेते हैं। आपको मैं ये बताऊं, पेन सिर्फ हड्डी की वजह से नहीं होता। अंदर आपको टीबी हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। मेरे घर में हुआ है ये, मेरे घर में हुआ, बीइंग अ डॉक्टर मेरे घर में ये चीजें हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पेन को हम बहुत लाइटली लेते हैं। और पेन एक सिग्नल होता है बॉडी का जो आपको इंडिकेट करता है कि कुछ गलत है, उसको जाके आप ट्रीट करें। हम पहले 10-15 दिन 20 दिन तो सिर्फ वेस्ट करते हैं अपने आप पेन किलर खा के। हम इतना भी नहीं करते कि किसी आसपास के फिजिशियन को दिखा दें, स्पेशलिस्ट तो दूर की बात है। हम आसपास फिजिशियन के पास भी नहीं जाते। फिर अगर कोई डॉक्टर कोई MRI एक्सरे लिख दे, 70% 80% लोगों को यही थॉट होता है कि इसका कमीशन है, ऐसी टेस्ट लिख दिए हैं। हाँ, ऐसी टेस्ट लिख दिए हैं। कोई भी डॉक्टर को कमीशन का लालच नहीं होता। आप ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं, सबको ये होता है कि हम ठीक डायग्नोज करें। एक डॉक्टर ऐसा होता है जो हर जगह फंसता है। अगर MRI कराता है तो कमीशन लेता है, अगर नहीं कराता, कोई बड़ी बीमारी निकल आए तो जी डॉक्टर पागल था, उसने MRI क्यों नहीं कराया। सो दोनों तरफ से फंसना डॉक्टर नहीं है, तो बेटर है ना किसी का अच्छा करके फंसो। आप अच्छा करके फंसो। तो हम टेस्टिंग बहुत लेट शुरू करते हैं, और जब केस हाथ से निकल जाता है तब हम फिर परेशान होते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई। ओके, कैसे समझे पेन को? जैसे आपने बताया कि पेन भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, कि कोई पेन आपको मे बी गलत सोने की वजह से हो रहा है, कोई पेन आपको एक्चुअली कोई कैंसर है जिसको किसी ने डायग्नोस नहीं किया। अगर आपको कोई इंजरी किसी इंसान को होती है, आपको समझ आ जाता है मुझे चोट लगी है, आपको पेन है, आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर नॉर्मली आपको पेन आ रहा है, अब वो पेन किसी भी चीज का हो सकता है, माइनर टू मेजर, आपका पोस्चरल भी हो सकता है, एक्सर्शन भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है। अगर कोई पेन आपको है और आप ट्राई करना चाहते हैं घर में, आप जो भी पेन किलर खाते हैं, हॉट कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं, ट्राई इट फॉर 48 आवर्स। अगर 2 दिन में आपको लगता है कि मेरा पेन नहीं जा रहा, कम नहीं हो रहा और वो बढ़ता जा रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, इमीडिएटली। अगर आपको लगता है जितना पेन था उसका स्केल उतना ही है 1 या 2 दिन में, तो फिर आगे खुद डॉक्टर ना बने। उसके बाद आप डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर या कोई भी अच्छा क्वालिफाइड फिटनेस कोच, आप एक बार कंसल्ट जरूर करें। और अगर 5-6 दिन से ज्यादा वो पेन एक्सटेंड कर जाता है, दवाइयां लेते हुए, फिजियोथेरेपी या कोई भी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करते हुए, गेट एक्सरे MRI डन। उसमें ये थॉट ना दें कि कोई डॉक्टर का कमीशन है या वहां पे डॉक्टर सस्ता कर रहा है, कहीं महंगा कर रहा है। ये भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि वहां पे हम करा लें MRI, वहां 2000 में, वहां 10,000 में। देखिए, हर सेंटर, हर डॉक्टर की अपनी एक फीस होती है। जैसे हर एक रेस्टोरेंट में अगर आप जाए, कहीं आपको एक फूड 100 रुपए में मिलेगा, वही फूड आपको किसी रेस्टोरेंट में 1000 में मिलेगा। आप कहीं भी कराएं जहां डॉक्टर्स बैठे हैं, और क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट हैं, 10-10 साल पढ़े हुए हैं, इतने महंगे MRI मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, आप टेस्टिंग जरूर कराएं, कहीं से भी कराएं। ओके, आप लोगों के जितने भी और सवाल हैं, हालांकि मेरे पास बहुत सवाल हैं, बट टाइम को ध्यान में रखते हुए आप लोग के जितने भी सवाल हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगले पॉडकास्ट पे हम सारे डिस्कस करेंगे। आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो सबसे ही पूछता हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक से? मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ आके शूट करके, आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं।